अकेले क्लीनअप के लिए गया स्टार्ट किया और वहाँ की पब्लिक भी जुटी, वहाँ के सीएम भी आ गए मुझसे मिलने के लिए। 17 दिन कोमा में रहा, फिर उसके बाद मैं 2 साल बेड रेस्ट पे आ गया। क्या आप गिर गए थे, क्या हुआ? वो क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, और वो मेरा एक पैर उधर साइड गया, एक पैर दूसरे साइड, दोनों पैर ऐसे घूमे। तो मैं आंध्र प्रदेश में था, मेरी साइकिल चोरी हो चुकी थी। हमारे कल्चर में, इंडिया में मैं कहूँ तो फीमेल को बहुत दबा के रखा गया है बहुत सारी जगहों पे, बहुत खासतौर से जो थोड़ी अभी पे बैकवर्ड एरिया है, थोड़ा जो गांव वाली जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा है। हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ हैं प्रिया एंड प्रदीप। ये दोनों ही बहुत अच्छे साइकिलिस्ट हैं और बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करते हैं। ये माउंटेनियर भी हैं, तो सारी स्टोरीज से सुनेंगे कैसे कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। बहुत ही यंग एज में है दोनों लोग और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो पूछते हैं इनसे, काफ़ी लोग उनको जानते होंगे वैसे, आज शायद इतना करीब से नहीं समझा होगा इनकी कहानी को। आज समझेंगे सारी इनकी कहानी, सुनेंगे इन्हीं से। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदीप एंड प्रिया, आप लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, क्या मतलब कैसे मिले एक दूसरे को? सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। सबसे पहले हम कॉलेज फ्रेंड्स थे। ओके। और कॉलेज टाइम से ये हमारा माइंड सेट हो गया था कि हम इन फ्यूचर ये एक्टिविटी और ऐसे ऐसे करेंगे। और स्टार्टिंग से दोनों लोग का ड्रीम है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना। क्या बात है। और वर्ल्ड मतलब खुली आंखों से दुनिया को देखने का एक सपना रहा है और आज भी है, और उस पे हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। और हमने ये जर्नी 2017 से स्टार्ट किया। पहले माउंटेनियरिंग कोर्स हुआ, फिर उसके बाद इनकी कुछ स्पोर्ट्स में स्प्रिंटर इन्होंने गेम खेला। उसके बाद मैं साइकिलिंग पे निकल गया। साइकिलिंग पे निकलने से पहले माउंटेन जर्नी में मुझे कुछ इंजरी हुई, जिसकी वजह से मेरी बॉडी का 2 सर्जरी हुआ। फिर मैं 17 दिन कोमा में रहा, फिर उसके बाद मैं 2 साल बेड रेस्ट पे आ गया। क्या आप गिर गए थे, क्या हुआ? हाँ, मतलब वही कुछ वेदर की इशू की वजह से हमने गलत मेडिसिन ले लिया था। गलत मेडिसिन की वजह से आपको इंजरी हो गई? कैसे? एक्चुअली हम जब डूइंग द माउंटेन में थे, तो उस टाइम पे वेदर ख़राब होने की वजह से हमें सामना करना पड़ा वेदर का। और फिर वहाँ पे हम वेदर को मतलब उसका सामना नहीं कर पाए और वहीं पे माउंटेन में गिर पड़े। और गिरने के बाद क्या बहुत तेज हवा चल रही थी? हाँ, बहुत तेज हवा, जैसे एवलांच जैसा आता है, जैसे बर्फ का बहुत बड़ा झुंड आता है। कहाँ पर, कौन से माउंटेन पर थे आप उस टाइम? ये हम लद्दाख में ही थे, क्लाइंब कर रहे थे, तो उधर था। और ये हुआ कि फिर उसके बाद मैं दब गया। फिर उसके बाद हम बेस कैंप में पहुँचे, फिर बॉडी को रिकवरी दिए, लेकिन अच्छे से नहीं हो पाए। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम हॉस्पिटलाइज हो गए। तो वहाँ पे हमारी बॉडी की 2 सर्जरी, लंग्स में हमारा पस्ट हो गया था। तो उसके बाद लंग्स के हमारा ऑपरेशन हुआ। और मैं बेड रेस्ट 2 साल होने के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया हमें, और फिर बोले कि आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर सकते, ना ही साइकिलिंग कर सकते हैं, ना ही क्लाइंबिंग कर सकते हैं, ना ही रनिंग कर सकते हैं। लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी? हाँ। क्या प्रॉब्लम बताई डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला था कि लंग्स में पस्ट होने की वजह से लंग्स की सर्जरी करना पड़ा, और उसके बाद ब्रीदिंग का मुझे थोड़ी इशू हो गए। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने पूरी मना कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। बट मैंने खुद को रिलीफ दिया, खुद को शांत किया, और एक लंबे टाइम लेके मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे यही करना है, चाहे जो कुछ हो जाए। और मैंने खुद को प्रिपेयर किया, अपना माइंड सेट किया, मेंटली प्रिपेयर किया खुद को। फिर 6 महीने का एक ब्रेक लिया, उसमें फिजिकली डेली रूटीन में मैंने फिजिकली प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद मैं साइकिल लेके निकल पड़ा। क्या करते थे आप उस रूटीन में? उस रूटीन में पहले तो मैं डॉक्टर ने हमें वॉकिंग ज़्यादा फास्ट करने से मना किया था। पहले मैंने वॉकिंग किया, धीरे धीरे जॉगिंग पे आया, फिर छोटे छोटे रनिंग पे आया। फिर उसके बाद थोड़ी किलोमीटर का मैं साइकिलिंग करने लगा। फिर उसके बाद मैं 6 महीने में अच्छे से प्रिपेयर हो गया। फिर उसके बाद मैं अक्टूबर 2021 में साइकिल लेके निकल पड़ा। तो किसी ने आपको गाइड किया ट्रेनिंग के लिए? कैसे नहीं, कैसे किसी ने गाइड नहीं किया, जबकि फैमिली भी अगेंस्ट थी, और फैमिली को बिना बताए मैं पूरा प्रिपेयर कर रहा था। क्या बात है, बहुत। और ये चीज़ करते करते मैं पूरे, जब मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक अब मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ, और लॉकडाउन भी अच्छे से ओपन नहीं हुआ था, अब मैं साइकिल लेके निकल पड़ा नेपाल। क्या बात है, क्या बात है। बाकी प्रिया, आपकी स्टोरी क्या है? आपने कैसे स्टार्ट किया? मैंने 2016 से अपने बेसिक ट्रेनिंग लिया, क्योंकि उससे पहले मैंने जो भी मतलब पेरेंट्स के जाने के बाद मैं बचपन से ही मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, तो फिर मैं किसी और ने मुझे जब गोद लिया था, तो 16 साल तक तो वो मेरे साथ थी। फिर उनकी डेथ हो गई। दीदी, मेरा पहला मैथ का पेपर था। कौन सी क्लास में थे आप?
हाँ, कौन सी क्लास में थे आप तो? अब मेरा 10th था, 10th का में। बोर्ड का एग्ज़ाम था और मेरा पहला मैथ का पेपर था और मतलब उसके एक दिन पहले ही मेरी मदर का डेथ हो गया था और 16 को मेरा एग्ज़ाम था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एग्ज़ाम कैसे देना है, तो फिर भी मैंने सोचा जो चला गया उसको वापस तो नहीं ला सकते, पर एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दे के वापस आई और मतलब बहुत भीड़ था, मुझे मतलब उस टाइम पे भी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे सब कुछ बीतता चला गया। पर वो चीज़ें है कि मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। फिर मैंने अपने आप को कैसे कैसे करके मेरा 10th का रिजल्ट आया, तो मेरा 59% आया था, जिसमें से 1% कम हो गया था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे फिर से एग्ज़ाम देना है, मेरे को फिर से फर्स्ट डिवीज़न लाना है। तो बहुत लोगों ने समझाया कि नहीं, जो हो गया तो हो गया, मतलब डिग्री में इतना मायने नहीं रखता कि तुम फर्स्ट डिवीज़न आओ या सेकंड डिवीज़न आओ, नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो फिर मैंने कैसे भी करके मैंने 11th में मैंने साइंस लिया, फिर इंटर तक मैंने पढ़ाई की और उसी दौरान मुझे ना कुछ अलग हटके करना था। तो तभी मेरा साइंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लखनऊ में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं स्प्रिंटर खेलती थी। साइंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे ये गवर्नमेंट का होता है, स्पोर्ट्स का होता है, जैसे खेलो इंडिया होता है उसी तरह से। तो उसमें मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया था। तब मैं स्प्रिंटर खेलती थी 100 to 100 मीटर की। तो 6 महीने तक मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस की। पर होता है ना, कहीं पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है। आपको भले ही सरकार खाना और रहना फ्री कर रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा आपको पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। उसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो फिर मैं वापस चली आई लखनऊ थी सीधा सोनभद्र। तो मैंने इंटर के एग्जाम सब दे दिया था। मैंने इंटर की पढ़ाई लखनऊ में की है। तो वहाँ पे ही मैंने लखनऊ में पढ़ाई भी की और मैं स्पोर्ट्स में थी। तब मैंने प्रैक्टिस उस टाइम नॉर्मली करते थे और फिर वह जैसे एग्जाम मेरा हुआ मैं वापस चली आई। और जब मैं वापस आई तो मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। वापस आने के बाद फिर से वही सारी चीज़ें मेरे को वापस से रिमाइंड हो रहा था, वही सारी चीज़ें मुझे बार बार दिखता था। तो मैं बिल्कुल भी टूट चुकी थी। पर ये था कि मेरा ना डेली का जो मेरी लाइफ का एक अच्छी रूटीन थी कि मैं ना रोज़ मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता था कि मैं अखबार पढ़ती थी। मतलब फ़ोन तो होता नहीं था, फ़ोन तो वैसे भी नहीं मिलता था। तो मेरा एक आदत थी कि हम हमेशा अखबार पढ़ते थे। तो मैंने उस अखबार को खोला और मेरे को ना कुछ अलग हटके करना था। माउंटेन मुझे बहुत पसंद था। तो ऐसी अखबार खोला तो उसमें ना नीम का जैसे अलग अलग संस्था हैं, जैसे मनाली में और दार्जिलिंग में और अरुणाचल प्रदेश, इसी तरह से अलग अलग संस्थाएं हैं माउंटेनियरिंग का, जहाँ पे कोर्स होता है। जैसे बेसिक और एडवांस कोर्स होता है, उसी से अलग अलग कोर्स होता था। उनका ना उसमें पेपर में आया तो मैंने वो चीज़ पढ़ी। फिर एक बगल में भैया रहते थे, उन्होंने वो देहरादून से पढ़ाई किए थे। तो वो उनको बेसिक कराया गया था, क्योंकि देहरादून में सभी को मतलब ये बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है एडवेंचर का। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे पूरा प्रॉपर नॉलेज दिया कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उस समय ना जो फीस थी वो 3,500 4,000 की फीस थी। अब थोड़ा 22,000 का हो गया है कोरोना के बाद से। तो उसमें मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं, मैं किस्तें मांगती, क्योंकि सपोर्ट उतना और भी मिल नहीं रहा था, क्योंकि पेरेंट्स के जाने के बाद से तो और कोई सपोर्ट करने वाला उतना था नहीं। तो मैंने अपने घर में झूठ बोला कि मुझे साइंस से 5,000 रुपये मिला है, उससे मैं फीस मतलब उसी से हम फीस भर रहे हैं। तो मैंने फीस भर दी। अब ये था कि कॉल लेटर आने वाला है, लेकिन उसमें कॉल लेटर आएगा तो पता तो चल ही जाएगा कि और भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इक्विपमेंट लेना, सब कुछ करना। वो सारी चीज़ें थी। तो नहीं जाने दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा वो सब सारी चीज़ें की। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को करना है, मतलब अलग करना है और कुछ हटके करना है। बहुत बड़ा चैलेंज है ना, आप जितना बड़ा स्टेप आप लेने की बात कर रहे हो, आपके पास फंड्स भी नहीं है, आपको ट्रेनिंग करनी है, वहाँ पर सारे इक्विपमेंट भी चाहिए, वहाँ रहने का भी करना है। ये तो एक लड़की के लिए तो और ही मुश्किल हो जाता है। बॉयज़ का फिर भी चलो इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको रहने के लिए सिक्योर जगह देखनी पड़ेगी। बॉयज़ तो चलो जैसे तैसे कुछ भी मैनेज करके देख लेंगे। हाँ, वो चीज़ें है। तो वहाँ पे एक ही था कि निम में एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा था कि वहाँ पे बेसिक और एडवांस कोर्स जो भी कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे आपको इक्विपमेंट मिल जाते हैं। वो मतलब सारा जो 3 से 4,000 रुपये में जो भी फीस होता था वो उसमें सारी इक्विपमेंट भी दे रहे थे। हाँ, सब कुछ दे देते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कुछ तो इंसान को मन करता ही है, जरूरत तो होती है। तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ मैं किसी से मांगे 1,000 रुपये ली थी। लेकिन उससे पहले की कहानी ये थी कि जब गाँव कनेक्शन, आपने नाम सुना होगा, जो रेडियो पे कहानियाँ सुनाते हैं, नीलेश मिश्रा, तो उनका ना हर साल गाँव कनेक्शन का एनिवर्सरी होता था। तो हर साल इवेंट होते हैं, जैसे कि क्या होता था कि 10 दिन का पहले ही इवेंट होता था, जिसमें कोई
मतलब अपने अपने क्षेत्र में 75 जिलों में यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग कार्य करते हैं। तो उस तरह से इवेंट का क्या, जैसे बकरी चैम्बर हो गया या फिर आदिवासी कल्चर का हो गया, तो ऐसा मतलब होता था 10 से 15 दिन का। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्र से लड़के और लड़का दोनों को बुलाया गया था जो अपने क्षेत्र में अलग काम किया हो। तो उसमें से मैंने भी अलग काम किए हुए थे। तो मतलब ये था कि आने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये था कि गाँव कनेक्शन ने कुछ बच्चों के लिए मतलब सपोर्ट किया था। तो उस टाइम पे मैं लखनऊ गई और वहाँ पे जाने के बाद जिस दिन इवेंट में जाना था मैं वहाँ गई। तो ये हो रहा था कि उस मंच पे बुलाया जा रहा था। तो उस टाइम पे गूंज के फाउंडर अंशु गुप्ता सर, महेश भट्ट और उसके बाद आलोक रंजन सर जो मुख्य सचिव रहे हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव सर जी थे और नीलेश सर थे। तो वहाँ पे ना मुझे सब लोग ने बोला अलग अलग बच्चे जो भी अपने बारे में बोल सकते हैं, जिन्होंने हट के कार्य किया है और क्या चाहते हैं। तो मैं कभी लाइफ में स्कूल में मैंने स्पीच नहीं दिया, कभी मैंने भाषण नहीं दिया, मैं क्या बोलूँगी। सब लोगों ने बोला जाओ, मैंने कहा मैं कैसे बोलूँ। मैं वहाँ गई, मुझे जो समझ में आया मैंने खुल के बोल दिया, सारी जो स्टोरी थी, हाँ, जो भी अपनी लाइफ की जो थी और जो मुझे करना था। मेरा ये था कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे बोलना भाई बकना ही था। तो मैंने वहाँ जाके जो भी था सब कुछ बोल दिया। और जो बोलने के बाद नीचे आई तो मुझे 2 चॉकलेट मिला। मैंने कहा यार इससे क्या खुशी होगी 2 डेयरी मिल्क तो मिल गया। फिर उसके बाद एक रूम था जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, मतलब महेश भट्ट सर, अंशु सर, सभी लोग बैठे हुए थे। अब ये दिक्कत आ रही थी कि मैं जाऊँ कैसे, क्योंकि अंदर एंट्री तो मिलेगी नहीं। मैंने कैसे भी करके पीछे से कूद के मैं आई और उनके उस पीछे वाले ऑफिस में घुस गई। वो इंदिरा गांधी मतलब प्रतिष्ठान है वहाँ पे इवेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे ही ये था। अब ये हो रहा था कि अब कैसे भी वहाँ मैं गई, अब ये हो रहा था कि ये लोग मतलब मैं प्रॉपरली इंग्लिश नहीं बोल पा रही थी। मैं बहुत अटक मुझे ना उतना ज़्यादा मेरा वो नहीं था। अब सारे लोग इंग्लिश में बोल रहे थे। मैं एक भैया थे, मैंने उनसे बोला मुझे ये चीज़ है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आप एक बार बोल दो। तो उन्होंने नीलेश सर को बोला, नीलेश सर ने सबसे बोला। तो उधर से अंशु सर जो गुंज के फाउंडर हैं, उन्होंने बुलाया मेरे को, बोला तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। तो वो ऊपर से नीचे मुझे देख रहे, इतनी पतली सी लड़की कैसे एवरेस्ट चढ़ेगी। तो उन्होंने कहा उससे पहले कुछ होता है। तो मैंने कहा हाँ, ट्रेनिंग होती है जो कि उत्तरकाशी में होती है। तो बोले कितना फीस लगता है, क्योंकि जो मैंने फीस भरी थी उसका ना टाइम आउट हो गया था। जैसे साल भर का होता है वैसे था। आप उस टाइम पे पहुंच नहीं पाए? हाँ, वहाँ पे नहीं पहुँच पाए क्योंकि जाने को मिला नहीं। तो सेकेंड टाइम में मैंने अप्रैल 2016 की बात है। तो 2016 में मैंने उनसे मैं मिली थी दिसंबर 2015 में। और फिर 2016 में मेरी ट्रेनिंग मतलब शुरू हुई थी। तो उससे पहले ही मैंने उनको बोला ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला अच्छा ये कार्ड है, इस पर कॉल करना और फिर के बाद तुम दिल्ली आ जाना। मैंने अपने वहाँ से मैं बहुत खुशी घर चली गई। अब घर सबको बताया तो सबने ये बोला कि एक अनजान आदमी कैसे हेल्प कर सकता है। तो बहुत सारी सबके दिमाग में सवाल आएगा। हाँ, तो वो चीज़ें था। मैंने कहा नहीं जाने दोगे तो मैं कैसे भी करके मैं भाग जाऊंगी। या तो ये कर लो या तो वो कर लो, क्योंकि मेरे को शादी नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब लड़की बड़ी होती है तो अगर उसके 2-4 दोस्त होते हैं तो लोगों को ये लगता है कि नहीं पक्का मतलब कुछ चल ही रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक अच्छे फ्रेंड भी तो हो सकते हैं। तो अगर आप वही है ना कि चाहे वो अगल बगल क्यों, चाहे वो फैमिली, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हो ना तो फिर वो क्या होता है, वो गुस्सा जो होता है ना उस उम्र में वो चीज़ फिर वो सच करके दिखा देते हैं। तो मेरे ये था कि मेरे को कैसे भी करके मुझे बाहर निकल के अपने लिए कुछ करना है। तो फिर मैंने वो चीज़ किया। मैं कैसे भी करके मैं दिल्ली गई। मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत कम थे। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली जाने के लिए 200 से 300 रुपये थे। अभी तक प्रदीप की एंट्री नहीं हुई थी? नहीं, तब तक प्रदीप की एंट्री लाइफ में मेरी नहीं हुई थी। तो 300 रुपये तक का ये था कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं ज़िंदगी में। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे कर्म किए कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। जो 4-5 दोस्त जो मेरी लाइफ में अभी भी हैं, उन्होंने मेरे बहुत हेल्प की है। तो ऐसा तो मैं यही कहूँगी कि अगर ऐसे दोस्त मिले तो उन्हें कभी हाथ से नहीं जाने देना। ये मैं हर किसी को यही बात बोलती हूँ। तो वो मेरे अगल बगल जो थे ना सर्कल में, सारे लोग अच्छे थे। इवन मैं अपने मोहल्ले में बोलूँ तो वो लोग भी अच्छे थे, हमेशा सपोर्ट ही किया, कभी वो नहीं किया। बस थोड़ा सा यही था कि थोड़ा बहुत तो रिश्तेदार होते हैं ये सब, कभी किसी के कहाँ मानते हैं। वो तो बिल्कुल, जो बोलेंगे वो वही सुनते हैं। मेरे पास 300 रुपये थे। मैंने अपने जो फाइल थी वो भरी और मैंने दिल्ली के लिए मैं रवाना हो गई महिला बोगी में। मेरे पास खाने को कुछ नहीं थे, पर ये था कि मैं अब उसमें पता नहीं मैं भगवान की आशीर्वाद मानूं कि क्या था वो, कि उस बोगी में सारे स्पोर्ट्स वाले आ गए। क्या बात है। गर्ल्स बॉयज सारे थे। अब वो लोग, मेरे भूख लगी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे कि
क्योंकि 3 तो में मेरे को पहुंचना था। तो कैसे भी करके मैं वहाँ पे कहाँ से बैठे थे आप? ये मैं बैठी थी बनारस से आगे। बनारस से, तो काफी लंबा सफर भी था। बहुत लंबा सफर था, रात का टाइम और काफी ज्यादा घर पे बिना बताए भागी निकल के थी जाना, भागे कि थे। और फिर पैसे भी नहीं थे, महिला बोगी में बैठ के दिल्ली उन स्पोर्ट्स वालों ने इसको खाना खिलाया। हाँ, मैंने वो बोले खाना खाओगी, मैंने कहा मैंने मेरे मुंह से निकल, मैंने कहा जहर तो नहीं मिला है। मैंने यही बोला, क्योंकि क्या होता है कि जब बाहर जाते हैं ना कुछ पता नहीं होता ना। हाँ, तो ऑब्वियसली आजकल ये बहुत चल भी रहा है। मैंने मुंह पे बोल दिया, मैंने कहा जहर तो नहीं मिला। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, मैं जहर नहीं, ये लोग भी खा रहे। तो मैंने खाया, उसके बाद तब जाके शांति मिली। अब ये था कि टिकट चेक करने वाले आएंगे तो पक्का मारी तो जाऊंगी मैं। तो ये था कि ठीक है, विदाउट टिकट में बैठ तो गए थे क्योंकि पैसे बचाने थे। मैं उतरी पुरानी दिल्ली, और जब मैं पुरानी दिल्ली उतरी तो मुझे ये था कि रात था, मतलब वही 2 या 3 बज रहा था। तो मैंने कहा अभी नहीं निकलूंगी घर के इसे रेलवे स्टेशन से बाहर, क्योंकि सेफ नहीं है। सेफ नहीं है। तो मैं वहीं पे रही थी। फिर 5:30 या 6 बज रहा था और मॉर्निंग हो गया था। तो ये था कि अब क्या करना है, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे भी जाएंगे। तो कैसे भी करके मैं वहाँ पे सरिता विहार पहुँच गई और वहाँ पे अंशु सर आ गए। मैंने कॉल कर दिया किसी और के फ़ोन से, सर मैं आ गई है। सर आए, फिर उसके बाद मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा वो खुश हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा इमोशन तो होता है। फिर उन्होंने मुझे एक उम्मीद जग गई कि अब मेरी लाइफ में कुछ बेटर हो सकता है इनके थ्रू। अगर कई बार ऐसा होता है ना, आप कहीं पर जाओ फोन ना उठाए, फिर तो और क्या ही सोचोगे। तो ये होता है कि बहुत बड़ी बात है, इतने दूर से आऊँ और ये भी चीना हो पाए। तो वो एक पहली सीढ़ी थे इसकी लाइफ में, जिन्होंने इसकी लाइफ को काफ़ी आगे तक ले गए। और मतलब थैंकफुल भी है ये कि बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने, उनकी वजह से आज ये यहाँ पे, उन्होंने अगर सपोर्ट नहीं किए होते तो आई थिंक ये यहाँ पे नहीं पहुँच पाते। ये सपना वहीं के वहीं खत्म हो गया। हाँ, डेफिनेटली मेरा वही था कि जब मैं बेसिक करके आई थी ना, तो ये था कि अब क्या करना है। तो ये था कि मुझे जॉब करना है और अपने मेहनत से कमाना है, मेरा ये था। तो मैं अंशु सर ने, फिर नीलेश सर, वहाँ पे मैं गई, उन्होंने भेजा वहाँ पे। उनकी अंशु सर की वाइफ है मीनाक्षी मैम, उन्होंने बोला कि गाँव कनेक्शन में वहाँ पे जॉब करोगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ हो जाएगा। और ये चीज़ हुआ। मैं गाँव कनेक्शन गई लखनऊ, फिर वहाँ पे एक अरविंद भैया थे, उन्होंने मेरी मदद की। फिर वहाँ से ही मैंने मतलब यामिनी मैम से मैं मिली, जो नीलेश सर की वाइफ हैं। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं, उन्होंने मुझे क्लियर पूछा, मैंने सारी चीज़ बताई, पर मैंने बोला मेरे पास ना तो मुझे कुछ नहीं आता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें 5,000 पे हम रखते हैं। वो 5,000 इसलिए था कि हम कहीं इधर उधर ना भटकें, क्योंकि हम, मतलब उनका ये कहना था कि किसी का भी होगा कि लड़की कहीं किसी गलत के हाथ ना लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने मेरे मतलब उस टाइम पे सपोर्ट किया। मैंने वो दिन से मेरी लाइफ थोड़ा सा जो दूसरी सीढ़ी थी अच्छे होते गए। फिर उसके बाद मतलब मेरी एक सिस्टर है, सच में मतलब कहते हैं ना, खून का रिश्ता ना होता लेकिन दिल का रिश्ता वो अलग होता है। तो उन्होंने जो मेरे लाइफ में किया है और जो कर रही है ना, वो दुनिया में मुझे लगता है अपना सगा भी नहीं करेगा। तो मैं बहुत ही भगवान को भी थैंक यू बोलती हूँ कि उनके वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। और गांव कनेक्शन और गुंज की वजह से आज मैं जो कुछ हूँ, मैं उनके बदौलत से यहाँ पे हूँ। और मैंने जो कुछ भी सीखा है कि महिलाओं के फील्ड वर्क में जाके, मैं यामिनी मैम के साथ जाती थी, फील्ड वर्क में काम करती थी, देखती थी महिलाओं के क्या प्रॉब्लम होते थे, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर अपनी लाइफ में। तो वो जो मुद्दा मेरे माइंड में आया ना कि फिर से दोबारा मेरे माइंड में, क्योंकि जब ये मेरे गाँव में भी था कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे खुल के बातें नहीं होती थी, क्योंकि पीरियड्स को लेकर शर्माते थे। बिल्कुल बिल्कुल। कि पैड लाने में वो घबराते थे, प्लास्टिक में, काले प्लास्टिक में उसमें पैक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा इसको ओपन करना है, चाहे जैसे भी करना है। तभी मैं इसी बीच मैंने माउंट ट्रेनिंग किया, कई सारे एक्सपीडिशन किए, पर बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 2 साल बेड रेस्ट हो गई। आपका भी था सेम? हाँ, डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम्हें नहीं करना। मैं करके दिखाऊंगी। तो मैंने क्लाइंब किया। क्या हुआ था आपकी इंजरी? क्या हुई थी आपको? इंजरी ये हुआ था कि मतलब जब मैं क्लाइंब, एक तो सबसे पहला कि मेरा स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था लखनऊ में, तो ये फ्रैक्चर हो गया था पूरा पैर। और इसी उन्होंने बोल दिया डॉक्टर ने कि तुम माउंटेनियरिंग नहीं कर सकती है। और फिर मेरा वेट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होते गया। कम होने लगा? हाँ, मतलब हमें उस टाइम पे एक प्रॉब्लम आई जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। अब वो था कि अब मैं बैठे बैठे भी वही खाली दिमाग शैतान का वही हाल था मेरा। तो मैंने कहा कि अब मुझे कैसे भी करके मुझे अपने आप को हार नहीं माना। जब यहाँ तक आई हूँ तो आगे भी जाऊँगी। मैंने बहुत धीरे धीरे 2 सालों में मैंने धीरे धीरे योगा किया, प्रैक्टिस किया, तो धीरे मेरा पैर उस जगह पे आ गया। तो मैंने 2023 में अब वो बात आती है स्पॉन्सर।
सबसे बड़ा मेन मुद्दा आता है फंडा जो स्पॉन्सर का आता है वो नहीं जल्दी मिलता है। उसके लिए हमें बहुत ट्राई करना पड़ता है। जब आप बहुत अच्छे मुकाम पे आ जाओ तो आपके पास स्पॉन्सर आ जाता है, लेकिन जब आप उस मुकाम पे स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग टाइम पर थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आज के डेट में ना एक स्पोर्ट्स पर्सन को मेडल मिलने के बाद तो पूरी दुनिया सपोर्ट करती है, लेकिन मेडल मिलने से पहले वो स्पोर्ट्स पर्सन कितना स्ट्रगल कर रहा है, उस स्ट्रगल के टाइम पे आज के डेट में कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं है। इंडिया के ये जो इंडिया की जो पब्लिक है ना वो बस एक ही चीज देखना चाहती है कि जो मार्केट में दिखता है वही विनर है, एक्चुअली वही विनर है। अदरवाइज जो पीछे कितने लोग हार गए, कितना एफर्ट था उनका, बिल्कुल डेफिनेटली। तो हम लोग का यही मैसेज है कि प्लीज आप लोग मेडल से पहले उन्हें सपोर्ट करो। सपोज दैट हम ही लोग कोई क्लाइम करने के लिए जा रहे हैं, अभी हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, हम लोग भी लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन जब हम क्लाइम कर लेंगे, हम रिकॉर्ड बना लेंगे, हमारे पास हजारों स्पॉन्सर्स आ जाएंगे। लेकिन जब हम क्लाइम करने से पहले जब हम दिनों रात मेहनत कर रहे हैं स्पॉन्सर्स के लिए, आज नहीं मिल रहे हैं, लोग उस टाइम पे फायदे देख रहे हैं कि हाँ ठीक है आप अपना रिटर्न इन्वेस्टमेंट देखो, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी तो आप देखो ना कि अगर इन्हें मैं सपोर्ट करता हूं तो अगर ये कल को क्लाइम करने के बाद इंडिया के फर्स्ट माउंटेनियर बनते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारा भी तो नाम हो रहा है ना, नाम होगा। इसमें आप लोग बताओगे भी आपको किसने, जैसा आप बार बार बता रहे हो गूंज का वगैरह, लोग काफ़ी आपको सपोर्ट किया है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडियन एथलीट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा, उनका बैकग्राउंड बहुत ही वीक रहा है, वो बहुत ही गरीब फैमिली बिलोंग करते थे, तो कैसे कैसे उन्होंने अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं। जैसे आप लोग अपनी स्टोरी बता रहे हो, बहुत ज़्यादा टिपिकल है। मुझे तो लगता है कि कुछ ऐसे स्कीम होनी चाहिए, भले कोई पैरामीटर रख दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि विनर वाला ही, आप सर्टेन पैरामीटर्स रख दो कि कोई ये वाला अचीव कर लेगा तो हम कुछ सर्टेन अमाउंट इसको मंथली, कुछ पेंशन काइंड ऑफ या जो भी आपको लगता है हम देंगे, उससे एटलीस्ट वो उसे कंटिन्यू तो कर पाएगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, जो लोग रनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल रनिंग या साइकिलिंग कुछ भी करते हैं, और बहुत सारे रनर हैं, आप किसी पूछोगे ना गांव में किसी से भी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा चीज़ों को, वो कहते हैं क्या करोगे रन करके, क्या फालतू में अपने घुटने घिस रहे हो, क्या मिल जाएगा, आप भर्ती हो जाओ तो ठीक है 1600 मीटर तो कर रहे हो, चलो ठीक है, आप क्यों 5 किलोमीटर रन कर रहे हो, क्यों 10 कर रहे हो, या क्यों आप ज़्यादा लंबा रन कर रहे हो। क्योंकि ये सब सारा गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। कुछ भी हमें फंडिंग या कुछ, मैं तो कहता हूँ आप पैरामीटर्स रख दो, जैसे आपके लिए बात हो रही है कि आप एक यहाँ तक आप क्लाइम कर जाओगे, उसके बाद आपको फंडिंग मिलेगी, आप जो भी कहोगे आपको गवर्नमेंट तरफ से पैसा मिलेगा, आप जो भी आगे टारगेट्स अचीव करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग ट्राई नहीं कर पाते बेचारे, सोच करिए, जैसे कि आपने तभी स्पॉन्सरशिप का सोचा है, बहुत सारे लोगों का मन होगा कि वो एवरेस्ट क्लाइम करें, पर वो रुक जाएंगे जस्ट बिकॉज ये सोच के गूगल करेंगे कितना पैसा लगता है एवरेस्ट क्लाइम करने में, क्योंकि एक एवरेस्ट क्लाइम करने में आपका 40 से 50 लाख रुपए लग जाता है, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वही चीज़, सपोज दैट हम ही लोग पिछले 6 महीने से स्पॉन्सर के लिए दौड़ रहे हैं कि हमें हमारे साइकिलिंग के लिए और माउंटेन के लिए हमें स्पॉन्सर मिल जाए तो हम अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं, अच्छे से क्लाइम कर सकते हैं और अपने मिशन को और अपने एक्सपीडिशन को सक्सेसफुली हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ होने के बाद नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो कि मैं सबके लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि उसी भीड़ में आप लोग भी आओ। और आज के डेट में जो एथलीट है, जैसे मैराथन होता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के जो मैराथन होता है, उस रनर के लिए मैराथन के लिए तो वो 500 1000 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन कहीं से ना कहीं से वो जुगाड़ कर ले, लेकिन जो उसका मेन फीस लग रहा है ट्रेनिंग में, डाइट में, स्टे फूड में, वो बहुत मुश्किल है। वो शूज का एक्सपेंस है, बिल्कुल कोच का एक्सपेंस है आपके पास में, डाइट का तो बहुत बड़ा एक्सपेंस है, और सही गाइडेंस, आप अच्छा कोच लोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मोस्टली अकेडमीज हैं जो गवर्नमेंट, वो भी एक लेवल के बाद आपको सपोर्ट करती है, तो बहुत सारे लोग उस लेवल तक जा ही नहीं पाते। दूसरा अवेयरनेस ही बहुत जरूरी है। लोगों को पता नहीं है कि हाँ कि मैं अगर ये रन करूंगा, बहुत अच्छे रनर हूँ, आगे बढ़ता जाऊँ तो आगे मुझे क्या स्कोप मिलेगा, कहाँ तक रन कर सकता हूँ, क्या प्रोसेस एग्जैक्टली नेशनल खेलने का या इंटरनेशनली ओलंपिक वगैरह खेलने का, उनको प्रोसेस नहीं पता है। तो इस तरह बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। तो फिर से मैं थोड़ा पुरानी बात पर आता हूँ कि आप लोग मिले कैसे थे। एक्चुअली आपका दोनों की स्टोरी चल रही थी, आप लोग आगे बढ़ रहे थे, आप लोग मिले किस ईयर में? हम लोग 12th क्लास में मिले थे। ओके। हाँ, आपके जब वो इंजरी हुई आप बता रहे थे, उसके बाद 12th में गए आप? इनका इंटर मेरा फाइनल हो गया था, ये मैंने मतलब ग्रेजुएशन मेरा गैप हो गया था। ग्रेजुएशन और इंटर के बीच की बात है ये। मतलब 2014 में मैंने इंटर फाइनल कर लिया था। उसके बाद से ही मेरा ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। 11th तो मैंने फॉर्म भरना सबसे मुश्किल हो गया था। तो ये चीज था कि उसके बाद से ये सब प्रॉब्लमें आई, फिर इसको ठीक किया, फिर मैं क्लाइम की बहुत अच्छे से।
क्लाइम करने के बाद फिर से मेरे पैर में प्रॉब्लम हुई, फिर ये प्लास्टर जब लगा। क्लाइम कर रही थी माउंट त्रिशूल, जो कि ये त्रिशूल पहले कर लिया था, ये था आप साथ में कर रहे कांग्यास्ते थे में। क्या क्लाइम? हाँ साथ में साथ हम में लोग climb कर थे। रहे थे, okay. हाँ, तो ये त्रिशूल कांग्यास से कांग्यास्ते टू क्लाइम में कर रहे थे हम टू में। क्लाइम करके वापस आए थे। ओके तो वहाँ पे ना कुछ बड़े बड़े चूहे हैं, ओके तो जो ना गड्ढा कर देते हैं, तो वो ऊपर से जैसे काई होता है नीचे पानी होता है ना, ओके, तो ओके। वैसे ऊपर घास था और नीचे मतलब पूरा ओके। मिट्टी था और वो पूरा अंदर तक का था। और मैं बैग ली थी क्योंकि हम लोग अल्पाइन करने जा रहे थे, तो हम मतलब 4 लोग थे। 2 जुड़वा भाई हैं जो कि इंडिया के बहुत ही अच्छे माउंटेनियर हैं, काफी क्या बात ज्यादा है। नॉलेज भी है उनको, तरुण देव और तपन देव सिंह। कहाँ से हैं वो लोग? वो राजस्थान जोधपुर के हैं, वो ओके काफ़ी अच्छे माउंटेनियर हैं। तो जब हम लोग सब कोई साथ में गए ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ 2 लोग तो आगे चले गए, मैं और तरुण भैया पीछे थे। तो क्या हुआ कि बैग ज़्यादा सामान था हमारे पास, क्योंकि टेंट वेंट सब कुछ हाँ हम ही सब कुछ लगाते लेके थे। चलना पड़ता है। अब वो क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, और वो मेरा पैर, एक पैर उधर साइड गया, एक पैर दूसरे साइड गया, दोनों पैर ऐसे ही घूम गए। तो मेरा हालत ख़राब हो गया क्योंकि एकदम तेज़ी से क्रैम्प जैसा हाँ। शुरू हो गया। अब मैं तुरंत चिल्ला भी नहीं पा रही थी, मैंने बहुत तेज़ से चिल्लाया कि भैया मेरा पैर गया, तो वो दौड़ के जल्दी से आया, बैग फेंक के फिर मेरा पैर रगड़ा वगड़ा पूरा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जाना था मार्खा वैली, क्योंकि समिट के बाद हम कभी भी जल्दी या तो बेस कैंप सीधा आते हैं, कैंप 1 कैंप 2 नहीं देखते हैं, सीधा नीचे आते हैं, या तो उससे भी नीचे जाते हैं। ओके तो हमें कैसे भी करके नीचे जाना था। तो हमने क्या किया कि हमें 2 रिवर क्रॉस करने थे, पर मेरा पैर बहुत ज़्यादा वो हो चुका था, स्वेलिंग आ चुकी थी। हम चले जा रहे थे सुबह का, मतलब 7-8 बजे का निकले, हम 6 बजे तक कंटिन्यूसली हम चले हैं, मतलब चलते रहे। 2 रिवर भी क्रॉस किया, रिवर में रात को पानी बढ़ जाता है। हाँ। डंडे से पकड़ के, मतलब 3 लोग ऐसे पकड़े थे, फिर मैं कैसे करके जूते पूरा निकाल के, ठंडा पानी था ग्लेशियर का, तो कैसे भी करके मैं पहुंची वहाँ 6 बजे। मतलब इतना ज़्यादा पैर मेरा स्वेलिंग है। उसके दूसरे दिन भी मैं चली हूँ ओके सुबह 6। चेक नहीं करवाए क्या इशू चल रहा है? चेक इन करवाई क्या, जब मैं लद्दाख पहुंची तो लद्दाख में कोई हमें डॉक्टर मिला नहीं। क्या हुआ कि फिर हमने वही 1-2 टैबलेट लिया, और गलती मैंने ये कर दिया कि जब लिगामेंट्स होता है तो गर्म पानी से सिकाई नहीं करते हैं, ठंडे पानी से सिकाई करते हैं। तो ठंडे पानी से हाँ, करना क्योंकि चाहिए। जो नस होता है ना, जो 4 जो है वो सिकुड़ जाते हैं, जबकि उसको सिकुड़ना नहीं है, और वो खिंचाव आ गया था। तो मैं पूरा लद्दाख घूम आई, उसके बाद पूरा जम्मू चली आए, फिर जम्मू करते हुए सीधा मैं दिल्ली आके घूम गई। मुझे नहीं पता, लास्ट में जाके मैंने साईं में दिखाया, उन्होंने कहा अब तुमको पट्टी बांधनी पड़ेगी क्योंकि तुम मानोगे नहीं। तो मैंने फिर के बाद घर चली गई लखनऊ। मैंने पूरा क्या कहते हैं कि उसके पहले भी मैं एक गांव गई थी, चित्रकूट में एक गोरैया गांव है, जहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा पर्दा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ पर ऐसा है? बहुत ज़्यादा है। मतलब कि वहाँ पे एक तो आप पैड नहीं खरीद सकते, गुनाह है आपके लिए, मतलब ऐसे पैड खरीदो दुकान पे कि मतलब वो कपड़े के अंदर छुपा के लाना है। वहाँ पे एक अगर 60 साल की बूढ़ी माँ भी है तो वो इतना घूंघट क्योंकि वो अपने पति के सामने, अपने बेटे के सामने घूंघट नहीं खोल सकती, ये था। तो वहाँ पे मैं ऊपर गई, वहाँ भी एक माउंटेन था, वहाँ भी क्लाइम करके चले आए ऐसे ही। तो वहाँ महिलाओं से बात किए, हम इसी पर्पज से गए थे क्योंकि एक मेरा रंग फाउंडेशन था, तो उनके थ्रू ही हम गए थे। तो वहाँ पे महिलाओं से बात की, तभी वो मुद्दा मुझे समझ आया, क्यों ना हम एक काम करते हैं कि हर एक महिला को हमें जागरूक करना पड़ेगा, उससे पहले पुरुषों को करना पड़ेगा। पुरुषों को ऐसी जो मेल एक्चुअली उनको नहीं करोगे तो वो अलाउ नहीं करेंगे ना घर में, बहुत बवाल होने वाला है फिर जबरदस्ती फोर्सफुली, क्योंकि हमारे कल्चर में इंडिया में मैं कहूँ तो फीमेल को बहुत दबा के रखा गया है बहुत सारी जगहों पे, खासतौर से जो थोड़ी अभी भी बैकवर्ड एरिया है, थोड़ा जो गांव वाली जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा है। और वहाँ पर अगर मेल ही बहुत डोमिनेटिंग भी एक्चुअली वो लोग, तो उनकी परमिशन के बिना तो वो लोग कुछ करते ही नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप उसमें रख सकते हैं। तो वही चीज़ था। तो फिर मैं जब वापस आई, प्लास्टर लगा, फिर डॉक्टर ने माना, साफ क्लियर बोल दिया था कि नहीं करना तुमको। मैंने कहा मैं करूंगी। मैंने डॉक्टर बोला 1 महीने बाद, दूसरे दिन बोल रहा है कि 1 महीना हो गया था, कह रहा फिर प्लास्टर लगेगा। मैंने कहा काटो, मेरे घर में बताना नहीं, प्लास्टर काटो, पैसा ले लो एक्स्ट्रा, मुझे छोड़ो, मेरे को जान छुड़ाओ। फिर मैंने छुड़ाया। फिर मैं प्रदीप को कॉल की, तब तक प्रदीप वैसे भी प्रदीप ने पूरा इंडिया साइकिलिंग कर चुका है। 3 साल इसको साइकिलिंग लगा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल पूरा इंडिया अपने किया है। हाँ, मैंने अक्टूबर 2021 से स्टार्ट किया वो जर्नी अपना। पहले पूरा नेपाल साइकिलिंग किया। पहले मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करूंगा, बस ये था कि फैमिली का कैसा है, सपोर्ट कर रही है? नहीं, मेरी फैमिली स्टार्टिंग से सपोर्ट नहीं करती है। और मतलब सपोर्ट नहीं करती। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये हमारे खुद के पैशन है, तो मैं फैमिली को क्यों इन्वॉल्व करूं। तो मैंने सेल्फ डिपेंड बना मैं खुद से, और फिर मैं पूरा नेपाल ट्रैवल किया। फिर उसके बाद फिर जब नेपाल मैंने पूरा साइकिलिंग करने के बाद
मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब इंडिया भी थोड़ा करना चाहिए। ओके। तो नेपाल में कितना किलोमीटर साइकिलिंग करनी पड़ी नेपाल में तकरीबन मैं 2500 किलोमीटर की साइकिलिंग किया। ओके। पूरा 1 महीने रहा। ओके। और अच्छे से साइकिलिंग है पूरा, और डीप में जाके। और फिर उसके बाद मैं इंडिया आ गया। इंडिया में आया, फिर इंडिया में इंटर करते फिर मैं निकल पड़ा बिहार से, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा हम। और मेरा ट्रैवल करने का पर्पज़ ये होता है ना कि अगर आप किसी स्टेट में जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो आप वहाँ के लोकल लोगों से मिलिए, वहाँ की लोकल कल्चर को समझिए, लोकल लैंग्वेज को समझिए, लोकल लोगों से मिलिए और उनसे बातें करिए, उनका एक्सपीरियंस लीजिए। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको हर रोज़ नए लोग मिलेंगे। कुछ अब जैसे इंडिया का तो माहौल भी ऐसा है ना, आप जरा सा 100 किलोमीटर क्रॉस करो, आपको कुछ नहीं तो आपको कपड़ों के पहनावे में डिफरेंस मिल ही जाएगा। ये तो बहुत बेसिक है। और लैंग्वेज भी बहुत अलग मिल जाएगी। जरा सा हरियाणा से धराओगे डिफरेंट मिलेगा, यूपी में चलाओगे डिफरेंट मिलेगा, राजस्थान में अलग मिलेगा। तो बहुत ही पंजाबी, तो पंजाब में ज़्यादा पंजाबी मिल जाएगी आपको। तो ये सब बहुत ज़्यादा चेंज मिलता है। तो काफ़ी अच्छा है। आप तो नेपाल में थे, तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको वहाँ पे कौन सी जगह लगी? अब मैं नेपाल में था तो सबसे ज़्यादा मेरे को पोखरा लगा, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और वहाँ से जो माउंटेन रेंज दिखते हैं वहाँ पे, और माउंटेन ऑलरेडी मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना था, तो मैं इसी पर्पज़ से ही गया था नेपाल में। फिर उसके बाद एक रारा लेक है, काठमांडू से आगे, बहुत ही खूबसूरत है। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर किया, वहाँ के कल्चर को भी एक्सप्लोर किया, वहाँ के बहुत से लोकल लोगों के घरों में मैंने स्टे किया। वहाँ की चीज़, वहाँ के लोग पूरा प्योर ऑर्गेनिक पे डिपेंड है। अपनी जो भी उनकी सब्जियाँ होती हैं, चाहे जो भी चीज़, वो प्योर ऑर्गेनिक अपने खेतों में उगाते हैं और वो चीज़ें अपने यूज़ करते हैं। बहुत मज़ा हुआ आपको? तो फिर बहुत मज़ा। और वहाँ के कल्चर को मैंने, वहाँ के लोकल कपड़े को पहना, वहाँ की चीज़ों को देखा, लोगों से बातें किया। लोग अपने गांव के बारे में बताते थे कि मेरे गांव में ऐसा ऐसा होता था और अभी भी ऐसे होता है। वहाँ के माउंटेन्स में ये देखा कि गर्मी के टाइम में ठंडे पानी आएंगे माउंटेन से, और ठंडे के टाइम में गर्म पानी आएंगे। तो मुझे वो और मज़ा आता था कि ठंड भी लग रही है, पानी भी गर्म आ रहा है, नहा लेता था। तो ये और मज़ा आया। तो इस तरह से पूरा नेपाल ट्रैवल किया मैंने, और फिर मैं इस तरह से इंडिया में आ गया। इंडिया में लोगों से मिला, बहुत से लोग हमें, बड़े बड़े लोग, कोई बिजनेसमैन, कोई गवर्नमेंट जॉब वाले, कोई टीचर, कोई अनएम्प्लॉयड। सबसे जब मैं बातें करता था ना, तो मुझे एक ही चीज़ का निकला कि जैसे सपोज दैट कि आपसे मैं बातें किया तो आपका थॉट अलग है, सोचने का नज़रिया। मैं एक बिजनेसमैन से बातें करूंगा तो उनका सोचने का नज़रिया अलग है, एक गवर्नमेंट जॉब से और एक बेरोजगारी, सबका अलग अलग थॉट्स हैं। तो जब मैं सबसे बातें करने के बाद मुझे एक ही चीज़ रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में अगर इंसान की हैप्पीनेस, हर कोई अपनी हैप्पीनेस ही, अपनी खुशी ढूंढ रहा है, चाहे जैसे भी ढूंढ रहा है। तो मैंने सोचा कि बिजनेसमैन अपनी हैप्पीनेस इस डायरेक्शन में खोज रहा है, एक अनएम्प्लॉयड अपने हैप्पीनेस, अपनी जो खुशी है वो जॉब लेने के बाद हैप्पीनेस खोज रहा है, और एक गवर्नमेंट जॉब वाला है वो चाह रहा है कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो मेरे को लगा कि चारों लोग एक ही चीज खोज रहे हैं, लेकिन चारों लोग का जो मेन ड्रीम सपना है, लेकिन वो चीज वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरा लोगों का ये मैसेज था कि देखो, वो काम करो जिस काम से करने में खुशी मिलती हो, जिस काम में आपका मन लगता हो, जिस काम को आप 100% दे सकते हो। सही बात है, सही बात तो वो काम करो। नहीं तो वो काम करने में अगर वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो तो आप कितना हो, जैसे सपोज दैट मुझे ट्रैवल करना और माउंटेन एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है। तो यदि कोई मुझसे बोल दे कि आप 9 to 5 जॉब कर लो, या आप टीचर बन जाओ, सिंगर बन जाओ, तो आप मुझे कितना पैसे देंगे ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं गिव अप कर जाऊंगा वहाँ से। लेकिन आज के डेट में मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, मैं अपने पैशन को भी फॉलो कर रहा हूँ, और भले ही 2 पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ। क्योंकि मेरी खुशी कहाँ से आ रही है, मुझे घूमने से और एक्सप्लोर करने से, और जगह जगह स्कूल कॉलेज में जाके वहाँ पे एक अवेयरनेस क्रिएट करने का एक सेशन चलाता हूँ, नए नए स्टूडेंट से बातें करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना नए नए लोगों से बातें करने में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ, काफ़ी मुझे मज़ा आता है, सीखने को मिलता है। और एक इंसान को ना, मतलब हमेशा सीखना ही चाहिए, कदम कदम पे। और अगर आप सीखने की जिज्ञासा रखते हैं ना, तो आपको कदम कदम पे सीखने को मिलेगा। सही बात है। तो ये चीज़ें मैंने देखा, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ काफ़ी इजी रहा, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी रहा। साइकिलिंग के दौरान मैं आंध्र प्रदेश में था, मेरी साइकिल चोरी हो चुकी थी, और साइकिल चोरी होने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब खरीदने के बराबर पैसे नहीं थे, बस इतना था कि स्टे फुट कर सकता हूँ। तो मैंने 100 किलोमीटर की वॉकिंग किया,
पैदल चल के मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ। मैंने बोला बैग वगैरह बच गए थे, बैग भी गायब थे? नहीं, बैग भी कुछ चले गए थे। Okay. तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करूंगा, वापस तो नहीं मुड़ के देखूंगा। नहीं तो एक होता है ना सर कि अगर आप 10 सीढ़ी चढ़ गए फिर वापस नीचे उतर के आ रहे हैं तो आप फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे, ना कि आप 10 सीढ़ी से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में आती है। तो हमारे कैसे आपने वो थोड़ा इंसिडेंट बताइए, अपना साइकिल कहाँ कैसे क्या हुआ था, कैसे खड़ी थी, एक्चुअली मैं किसी ढाबे पे रुका हुआ था, मतलब अपने दोपहर का लंच के लिए, और कुछ लोग मिल गए हमसे बातें करने के लिए। मतलब मैं ऑफ कोर्स मैं साइकिलिस्ट हूँ, मेरे सिर पे हेलमेट होता था, कैमरा होता था, तो लोग, और बैनर भी साइकिल के आगे पीछे रहता था, तो लोग दिख जाते थे ये ट्रैवल कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है पूरे इंडिया में। तो लोग इंटरेस्टेड हो गए, मैं लोगों से बातें करने लगा। तब तक मैं लंच का गया तो देखा तो मेरी साइकिल ही नहीं थी। मैंने काफ़ी ट्राई किया वहाँ पे, 2-3 घंटे लोगों से पूछा, आसपास के कैमरे में मैंने चेक, नहीं मिला। बट मैंने बोला कि अब यहाँ पे टाइम स्पेंड करने से कोई फायदा नहीं है। साइकिल मैं कॉस्ट पूछूं, कितने रुपए की साइकिल यूज़ करते हो, उसको क्या कॉस्ट थी उस साइकिल? उस साइकिल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, समथिंग 8,000 7,000 के आसपास या 5,000 के आसपास, क्योंकि वो साइकिल मैंने अपने घर से लेके निकला था। फिर उसके बाद मैं पैदल 100 किलोमीटर की यात्रा किया। फिर उसके बाद मैं विजयवाड़ा पहुंचा, आंध्र प्रदेश का। फिर वहाँ पे डिकैथलॉन में एक साइकिलिस्ट मेंबर थे, तो उन्होंने अपने डिकैथलॉन की तरफ से एक साइकिल गिफ्ट किए अपनी तरफ से। और फिर उसके बाद मैंने मुझे एक नई साइकिल मिला, उनके घर पे 1 हफ्ते तक स्टे किए। वो बोले मेरे यहाँ अपने बॉडी को रिकवरी दो, तब तक साइकिल का टेंशन छोड़ो, वो मैं करता हूँ। तो एक होता है ना कि अगर आप अच्छे इंटेंशन के साथ कोई कार्य करने के लिए निकलते हैं और आपका नज़रिया अच्छा होता है, आपकी सोच अच्छी होती है, तो डेफिनेटली आपको लोग भी अच्छे ही मिलेंगे। गीता में कहावत कही गई है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी सोच है वैसे लोग आपको मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ से मैं काफ़ी वाकिफ़ भी हूँ, और इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में फॉलो भी करता हूँ आज के डेट में भी। तो मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले, सपोर्ट किए, और मैं वहाँ से अपनी नई जर्नी स्टार्ट किया उस साइकिल के साथ। और फिर घटनाएं अभी कंटिन्यू रही हमारी। मैं तमिलनाडु इंटर किया, महाबलीपुरम में था। महाबलीपुरम में मैं इसी तरह बीच के किनारे मैं कैंपिंग करके सो रहा था, और मोबाइल चलाते चलाते एक होता है ना कि इंसान दिन भर साइकिलिंग करके थक गया, चला जाता है, वो मोबाइल उसी से छूट गया और किसी ने ले लिया वो मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं था। फिर मैंने बहुत प्रयास किया कि मोबाइल ले लूँ, लेकिन बजट उतने नहीं हो पा रहे थे। पर कोई नहीं, ऊपर वाले थे, किसी न किसी को भेजने के लिए वो खड़े थे हमारे पीछे। तो उन्होंने, मैं फिर पौंडीचेरी पहुंचा, पौंडीचेरी के सीएम से मिला, मिस्टर एन रंगास्वामी, एक असिस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक फाउंडर हैं, आर राजेंद्र सर है। तो उनकी तरफ से उन्होंने उनसे मिलवाया, और वहाँ पे मुझे एक मोबाइल गिफ्ट के तौर पे मिला। और काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे पौंडीचेरी से। और मैं पूरे साउथ से बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि देखिए लाइफ में ना स्ट्रगल्स आते रहते हैं, ये जो अप डाउन्स होते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को जज किया जाए। और दूसरा एक्चुअली देखिए, हर आदमी एक जैसा नहीं है। आपको एक जैसा नहीं है। आप किसी भी जगह चले हो, वहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग वहाँ पे अच्छे भी मिलेंगे, कुछ लोग वहाँ खराब भी मिलेंगे। तो हम पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से हम पूरे स्टेट को ब्लेम नहीं कर सकते या जज नहीं कर सकते। डेफिनेटली 1-2 लोग की वजह से हम सबको जज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बोला जो हुआ सो हुआ, आगे की जर्नी करते हैं, और लोग मुझे सपोर्ट करते गए। फिर उसके बाद तो कैसे मिल जाते हो सीएम वगैरह से, क्योंकि ये मतलब कैसे क्या प्रोसेस होता है, उनको पता होता है प्रोसेस? नहीं, एक्चुअली मेरा एक मिशन था प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट करके स्टार्टिंग से ही। तो मैं पौंडीचेरी के पहले दिन जब मैं पौंडीचेरी में पहुंचा, तो मैं पौंडीचेरी के बीच किनारे अपना इसी तरह ओपनली में सो गया था बीच के नाम। और मुझे बीच काफ़ी पसंद है, जब भी मैं बीच पे जाता हूँ तो इसी तरह ओपन सो जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी ठंडी ठंडी खूबसूरत हवाएं आती हैं वहाँ से। और मुझे वो जब मैं बीच पे बैठता हूँ ना, तो काफ़ी पता नहीं क्यों मेरे मन को काफ़ी शांति मिलता है। तो वो, और मतलब मेरे को ही नहीं, इनफैक्ट सबको भी, माउंटेन हो गया और एक बीच हो गया, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान के माइंड को कॉन्स्टेंट करके वहाँ पे एक शांति महसूस फील होता है। और लहरें की आवाज़ें जो हैं, चाहे जो भी चीज़ें नेचुरली चीज़ें होती हैं ये सब। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उस बीच किनारे ना काफ़ी प्लास्टिक्स वेस्ट हुए थे। लोग डस्टबिन था, लेकिन फिर भी लोग बीच पे फेंक देते थे। तो मुझे ऐसा लगा ना कि लोग लाखों रुपए, हज़ारों रुपए खर्च करके आते हैं घूमने के लिए, अगर उनको अच्छा जगह ही ना मिले घूमने के लिए तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने वहाँ के कुछ लोगों से बातें किया, और वहाँ के एक अरबिंदो करके एक आश्रम है, तो वहाँ से, उस आश्रम से भी मुझे कुछ सपोर्ट मिला।
एक संत जी थे, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और मैंने लोगों से बातें की कि हम ये यहाँ पे एक क्लीन अप ड्राइव करना चाहते हैं, अगर हमें यहाँ से कुछ सपोर्ट मिले तो आई थिंक यहाँ के लोगों के, देखिए मैं तो यहाँ पे रहूँगा नहीं परमानेंट, आप लोग को रहना, तो आप ही लोग के इन्वायरमेंट पे काफ़ी आप ही लोग के स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करेगा, अच्छा असर आएगा। तो मैंने वो क्लीन किया और मैंने मॉर्निंग में सब अकेले क्लीन अप के लिए गया स्टार्ट किया और वहाँ की पब्लिक भी जुटी, वहाँ की सीएम भी आ गए मुझसे मिलने के लिए। क्या बात है। अब चाहे जैसे भी उनको पता चला हो, इसका तो मेरे को आइडिया नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो वो आए, मुझे अप्रिशिएट किए, उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे को। और फिर उसके बाद मैं एक हफ्ते तक रहा वहाँ पे। एक अरोवली एक पूरा एरिया है, वो एरोवैली ऐसा है कि वो 3000 एकड़ में फैला हुआ है वो एरोवैली, वो और उसमें मात्र 2500 लोग रहते हैं, मोस्टली वहाँ पे फॉरेनर्स रहते हैं। वहाँ पे एक लोगों का बोला गया कि वहाँ पे अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है तो वहाँ से स्टार्टअप का बहुत सारे नए आइडियाज़ मिलते हैं। और वहाँ पे जो भी फॉरेनर्स, सोचिए 3000 एकड़ में 2500 लोगों का रहना एक बहुत ही यूनिक बात है। वहाँ पे एक दूसरे का जो घर था नज़दीक था, लेकिन इतना घना जंगल था और उसमें कोई डरावना भी चीज़ नहीं था और एक दूसरे का घर भी नहीं दिखता था, इतना मतलब लोग अपना नेचर से कनेक्टेड थे। वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, लेकिन अपने कम पैसों में कम चीज़ों में वहाँ पे सर्वाइविंग कर रहे थे, कुछ नई चीज़ों के रिसर्च में थे। वहाँ पे बाइक, एयर पोल्यूशन की जो भी गाड़ियाँ होती हैं जो एयर पोल्यूशन निकालते हैं, उनको अलाउड नहीं था, बस साइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक वहाँ पे अलाउड था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वहाँ के लोग ना, वहाँ पे मैंने ये देखा लोग 80 साल 70 साल के महिलाएं पुरुष भी वहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं। वहाँ पे पूरा फॉरेन कल्चर मैंने देखा, काफ़ी मुझे खूबसूरत लगा। फिर उसके बाद वहाँ से हो के वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर किया कि एक्चुअल में लोग यहाँ पे क्यों अपना यहाँ पे अपने आप को स्टे करा रहे हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं। कुछ तो चीज़ें होंगी, ये सीखने के लिए होंगे या तो ये कुछ करने के लिए आए होंगे। तो ये चीज़ मैंने देखा। फिर पूरा मैंने साउथ ट्रैवल किया, साउथ के गांव में जाके मैंने देखा। साउथ में मैंने एक चीज़ देखा कि जब आपको एक लोकल गांव में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये होता है कि एक लोकल गांव में जो लोग होते हैं ना, वो अपने गांव से ज़्यादा बाहर नहीं निकले होते हैं, तो वो उनको अपने ना लोकल लैंग्वेज के अलावा दूसरी कोई भाषाएं नहीं आती, हिंदी में नहीं आती है और उनको इंग्लिश भी नहीं आ रही थी। तो मेन मसला यही था मेरा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, ना इनको हिंदी आ रही है ना इंग्लिश आ रही है, मैं किस में बात करूँ। तो मैंने इतना बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे पानी पीना है बस, और शाम के टाइम में मेरे को सोना है। इस सारे से बस बातें हो रही थी इमोशन से। लेकिन हाँ, वहाँ के लोग ना काफ़ी अच्छे हैं, आपको दिल खोल के स्वागत करेंगे। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ के लोगों को एक्सप्लोर करिए, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ की जो कल्चर है ना आज भी फॉलो किया जाता है। और साउथ तो और मेरा ये कहना है कि आपने पूरा देश भारत घूमा और आपने साउथ भारत दक्षिण भारत नहीं घूमा, तो आई थिंक आपकी यात्रा अधूरी है। बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे को फील हुआ, वहाँ के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट। मुझे तो ऐसे लोग मिले, लोग बोले हैं कि बेटा मेरा तो कोई नहीं है, आप यही बचा, आप लेके यहीं पे रहो। मैंने बोला मेरी यात्रा रुकिए मत। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो लोग वहाँ तो पर। बहुत से लोगों ने बहुत चीज़ें मुझे ऑफर की, लेकिन मेरे को उस टाइम पे ना किसी चीज़ का लोभ नहीं था। मेरे को बस ये था कि मेरी यात्रा करनी है और अपने अंदर बैठी एक भूत को, कीड़ा को मिटाना है, जो घूमने की कीड़ा है। वो फिर मैंने रामेश्वरम गया, काफ़ी अद्भुत नज़ारा देखा रामेश्वरम का। वास्तव में हमें फील होता है कि वो पुराणियों में हमारे मतलब जो भी भगवान श्री रामायण में जो मेंशन हुआ है, वो लोग वास्तविकता वो चीज़ें हमें फील हो रहा था कहीं ना कहीं। फिर सुबह जब आप धनुषकोडी, जो कि भारत का सबसे अंतिम क्षण है, अगर आप सुबह के 5-6 बजे जाते हैं तो वहाँ से आपको श्रीलंका की झलक दिखाई देगी। तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसी बीच में मैंने बीच समुद्र में जाके मैंने वहाँ पे भी फिर जैसे जो मछुआरे होते हैं ना, तो मैंने बोला कि मुझे एक बार बीच समुद्र में जाके घूमना है। तो वहाँ के लोग बहुत, एक बार आप बोलेंगे ना तो वो तुरंत आओ हम घुमाते हैं, आपको प्रॉपर फिशिंग दिखाएंगे, कैसे आप कर रहे हैं, इतने बड़े नेट। और मैं तो फंस गया वहाँ पे। लोग बोले, हमें लगा कि 2 घंटे में घुमा के लाएंगे या पूरे दिन में घुमा के लाएंगे, 1 हफ्ता उधर ही रख दे बीच समुद्र में ही। 1 हफ्ते के लिए? 1 हफ्ते के लिए। मैं बोला भाई ये कहाँ, चारों तरफ दिख रहा हूँ पानी पानी, ना कोई घर दिख रहा है ना कोई बस्ती। बीच समुद्र में आप जाएंगे ना तो आपको किनारे का जो एरिया होता है वो नहीं दिखता, वो तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा बहुत। मैंने बोला मैं कहाँ आ गया भाई, ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी में ही मैं खो गया। ऐसा तो नहीं आप किडनैप वैसे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बोल रहे थे कि आओ हम घुमाते हैं अच्छे से। वो बोले कि समय की कोई पाबंदी
पाबंदी नहीं ना, मैंने बोला कोई पाबंदी, क्या बात है। हमें क्या पता था कि ये एक हफ्ते के लिए लेके भाग जाएंगे। खाना कैसे मैनेज हुआ वहाँ पे वो लोग खुद बनाते थे, फिश चावल मिलता था। ओके। तो वहाँ पे बीच समुंदर में लोग मछली कैसे मारते थे, प्लस बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ। हाँ हाँ, उस टाइम पे मैं खाता था नॉन वेज। अगर वेज होते तो कैसे मैनेज करते? वेज होता तो आई थिंक फिर भी मैं खाना ही पड़ता। नहीं, वहाँ पर क्या ऑप्शन था? वहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं था, आटा रोटी कुछ नहीं था? नहीं, चावल तो था बस, Okay. और आटा भी था। तो केवल चावल और केवल रोटी खा के तो काम चलेगा नहीं, हाँ, कुछ तो चाहिए, ग्रेवी वगैरह एनीथिंग। तो ऑप्शन तो था नहीं, बट मैं खाता था। तो मैंने बोला आओ आज इधर का भी एक्सप्लोर किया जाए। और मैंने बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ समुद्र में देखी, बड़ी बड़ी शीप देखा पहली बार। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लोगों ने वहाँ की चीज़ों को बताया कि यहाँ पे फ़िशिंग ऐसे हम करते हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती हैं जब बहुत ज्वार भाटा, बहुत बड़ा बड़ा ज्वार भाटा आता है तो हमें बहुत मुश्किल, बहुत लोग उसमें डूब भी जाते हैं। तो डर नहीं लगा आपको ऐसे? नहीं, एक्चुअली मैं ना डरता बहुत कम था। मेरे के अंदर से ना डर वो ख़त्म हो चुका था जब से मैं मेरी बॉडी की सर्जरी हुई थी। क्योंकि सर्जरी में ऐसे ऐसे मेरे कांड हो चुके थे बॉडी में कि मैंने बोल दिया ख़त्म, यहाँ से डर को ख़त्म करो, आगे बढ़ो। और फिर बहुत सारे मैंने एडवेंचर स्पॉट ऐसे कर लिए थे कि मेरे को डर खत्म हो चुका था। मैंने बोला चलो फिर उधर पूरा मौज गया। फिर उसके बाद मेरा ये हुआ, उधर से आया, फिर मैंने पूरा केरला घुमा, पूरा महाराष्ट्र। और मेरा ये था ना कि ऐसा नहीं कि हाईवे टू हाईवे मैं निकल जाता, उस स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट में जाता था मैंने बोला ट्रैवल करने का मतलब ये कि डीप ट्रैवल करो ताकि चीज़ों को समझो। ऐसा नहीं कि आप हाईवे से गए टच करके आ गए बाहर से। डेफिनेटली मैं पलवल से आया, निकल के गाजियाबाद, मुझे पता नहीं चला नोएडा में क्या चीज़ है, लाजपत नगर में क्या है, गुड़गांव में क्या चीज़ है। मैं अगर नोएडा भी आऊँगा, लाजपत नगर जाऊँगा, गुड़गांव जाऊँगा, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि नहीं एक्चुअल में गुड़गांव क्या है, नोएडा क्या है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत सीखना था, मुझे जानना था। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि अगर आप अच्छे से इंडिया को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहो, समझना चाहो, तो आपके लिए कम से कम 5 साल चाहिए, कम से कम अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। अभी भी आपने कितना टाइम दिया हुआ है? आपने 3 साल दे चुका हूँ और अभी भी बहुत सी चीज़ें छूट चुका है। और इस बार का मतलब, और ऐसा नहीं कि मैं छोड़ूंगा, अभी भी कंटिन्यू किया। अभी वो लिस्ट बन रहा है जहाँ जहाँ नहीं गया हूँ, इन फ्यूचर में वहाँ पे बारी बारी हमें जाना है। तो आप लोगों ने साइकिलिंग साथ में भी की है? नहीं, पूरी इंडिया में हमने साथ में किया। हमने नॉर्थ ईस्ट में साथ में किया है। नॉर्थ ईस्ट में हमने 4000 किलोमीटर की साइकिलिंग किया, पूरे एकदम डीप विलेज में जाके, और वहाँ की महिलाओं के साथ मिलते थे। ये वहाँ की महिलाओं से बातें करते थे। पीछे कभी कहानी था, मैंने कहा था कि प्रदीप क्योंकि ऑलरेडी साइकिलिंग कर चुका था, बस अपने 8 स्टेट बचे थे, बाकी ये कर चुका था। तो मैंने प्रदीप से ये बोला कि कॉल लगाया, मैंने कहा प्रदीप एक बार साइकिलिंग करेंगे हम, मेरा बहुत मन है, एक बार देखना है। तो ये बोला ठीक है आ जा चलते हैं। हमने कहा यार पैसा चाहिए, कहाँ से लाए, घर वाले तो देंगे नहीं। एक्चुअली ये नहीं कहूँगी, सपोर्ट तो करती है मेरी सिस्टर। सबसे पहले साइकिल तो चाहिए ना, सबसे पहले। हाँ डेफिनेटली साइकिल चाहिए, और एक नॉर्मल साइकिल महंगा भी नहीं बोल सकते हैं, वो हर चीज़ें पूरी कर सकते हैं। अभी कहो कि पूरा वो कर दे तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने गुंज से बात की, उनके साथ कोलैब किया मैंने, और मैंने बोला मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करती हूँ, तो क्या होगा ना, मेरा घूमना भी हो जाएगा और महिलाओं से बात करना भी हो जाएगा। और फिर गुंज ने हमें सपोर्ट किए, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। गुंज की वजह से वो चीज़ें पॉसिबल हुई, जो चीज़ें मतलब 100% उन्होंने स्पॉन्सर किया था, कोई और भी इन्वॉल्व था उसमें? नहीं, उन्होंने स्पॉन्सर नहीं, जब हम लोग का ये था कि उन्होंने मुझे ये किया था कि हमारे साथ उन्होंने कहा कि हम आपके साथ कोलैब करते हैं, हम आपको गाँव देंगे। तो हम आपको गाँव देंगे, आप वहाँ जाके वो चीजें आप मतलब बताओ उनको। हाँ, क्योंकि मैंने बोला कि जब तक वहाँ के गांव के लोगों से बातें नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, वहाँ की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने बोला चलो ऐसे करते हैं, तुम महिलाओं से बातें करना, मैं पुरुष से बातें करूँगा, दोनों लोग बताएंगे क्या क्या बातें हुई। हाँ, तो वही, तो मैंने गुंज में मैंने एक भैया के पास साइकिल थी, तो उन्होंने मतलब हमें साइकिल वो कर दी, और मैंने साइकिल लिया सब कुछ, बस एक पायनियर बैग था, बहुत लोग तो 3-4 पायनियर बैग कर लेते हैं, पर मेरे पास एक ही पायनियर बैग था और एक बैग था, उसी में मैंने जो सामान था जैसे था मैंने उठाया। और उसके बाद मैंने 18 फरवरी को 2024 में मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सिक्किम से स्टार्ट किया था। तो सिक्किम से सिलीगुड़ी होते हुए आसाम में। ट्रेन से गए थे आप लोग? हाँ, वहाँ तक हम लोग कोलकाता तक बाई ट्रेन से गए थे, वहाँ से बाई बस गए, फिर वहाँ से हमारा फ्लैग ऑफ हुआ गवर्नर ऑफ सिक्किम से के थ्रू। तो वहाँ से फ्लैग ऑफ लेने के बाद हमने अपनी जर्नी 3.5 महीने की आई थिंक जर्नी थी, और फिर उसके बाद हमने 4000 किलोमीटर 53
डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए, वहाँ की महिलाओं के साथ एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किए, और काफ़ी रूरल हम लोग गाँव में गए। ब्रह्मपुत्र रिवर है, बहुत बड़ा है, तो वहाँ से ना सड़क तो है नहीं, तो वहाँ से बोट से हम लोग क्रॉस किए, और जोरहाट था ना, जोरहाट से हम लोग जोरहाट से है, और वो जो माजुली है ना, वो सबसे बड़ा आइलैंड है इंडिया का। क्या बात है, इंडिया का ही नहीं, जबकि वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा आइलैंड है वो, माजुली असम में है। तो काफी खूबसूरत भी है, नेचर भी काफी अच्छा है, खूबसूरत लोग भी हैं। हाँ, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन एक चीज वहाँ मतलब अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे नॉनवेज लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और उस टाइम तक मैं नॉनवेज छोड़ चुका था। तो और ये प्योर वेजिटेरियन स्टार्टिंग से ही रही है, तो मैंने ये जब मुझसे बोली ना कि मैं भी छोटे में मतलब खाई हूँ, मैं भी साइकिलिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने बोला कि एक कंडीशन आएगी साइकिलिंग करोगे तो, मैंने बोला कि नॉनवेज खाना पड़ेगा, ये बोला ये तो नहीं कर सकते। तो ये प्योर वेजिटेरियन थी स्टार्टिंग से, मैंने बोला चलो मैनेज कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, पहले निकले तो सही तो हमने लोकल लोगों के भी घरों पे रुके, वहाँ पे भी लोग नॉनवेज खाते थे, बट हम लोग बोलते नहीं हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो वो लोग हम लोग के लिए वेज बना के देते थे। तो मतलब ये चीजें हमें फील होता है ना कि हमारे देश के आसामी डांस होता है, वो सब मैंने किया। फिर सबसे अच्छा मुझे लगा ना मणिपुर, मतलब अमेजिंग, मतलब गज अलग है, मतलब वहाँ का, मतलब एक तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला ये है कि वुमेन जो मतलब महिला सशक्तिकरण होता है ना, वो उधर मैंने देखा है कि जो भी जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि मर्द बोलता है कि नहीं हमें जो करना है वही करूंगा, तुम घर में बैठ के वो करो। वहाँ पे ये है कि मर्द काम करे ना करे कोई मतलब नहीं, लेकिन वहाँ की फीमेल आएगी आगे, दुकान पे भी रहेगी, सारी चीजों में। पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको हर ढाबे दुकान पे आपको महिला आपको ज्यादातर दिखेगी। और यहाँ मणिपुर के एक खास बात है, जैसे कि क्या होता है ना कि वहाँ पे महिला के नाम से जमीन ज्यादा रहता है, जो भी हर एक घर का ये कहानी है। और शादी का भी दहेज भी उल्टा देना पड़ेगा, आदमी को देना पड़ेगा। हाँ, मणिपुर में मुझे ये चीज अच्छा लगा। और वहाँ पे ना एक ईमा मार्केट है, वो स्पेशली ओल्ड एज महिलाओं के लिए ही है, जो कि सेल्फ डिपेंड हो सके, और वहाँ पे ओल्ड एज महिलाओं के अलावा और कोई भी वहाँ पे शॉप ओपन नहीं कर सकता है। तो पुरुष तो आ सकते हैं वहाँ पे, शॉपिंग कर सकते हैं, पर वहाँ पे दुकानें नहीं खोल सकते हैं। जो भी खोलेगा, जो भी वो करेगा, उसको जुर्माना देना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से फाइन लग जाएगा। फाइन लगेगा। सच में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, खाने पीने का मैं ये किसी को नहीं बोल सकती, क्योंकि ये सबका अलग अलग कल्चर है। क्योंकि वहाँ पे ना ऐसी मिट्टी है कि वहाँ पे धान उगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आटा नहीं है, कि गेहूं नहीं हो सकता, तो उनकी मजबूरी है कि मैदा और वो मिक्स करके खाने का। क्योंकि वहाँ पे मतलब आलू हो सकता है, और भी जो उनका लोकल सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, वो कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे ना फाइनेंशियल में इतना नहीं बोल सकती कि वो बहुत स्ट्रांग है, नहीं है, जो भी है। जैसे चाय पत्ती का बागान है, उसकी अलग ही कहानी है। चाय पत्ती का जो वो तोड़ती हैं, जितने किलो का तोड़ेंगे, 1 किलो 2 किलो, उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है, और टाइम टू टाइम बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वो बीच में वो किसी से बहुत कम बात कर पाती, क्योंकि उनका वही चीज है, वो समझ रहा हूँ, उनको डेली टारगेट है, जो भी है उन्हें पैसा इकट्ठा करना। और हम लोगों ने ना मणिपुर से उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हमारा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एक्चुअली उस टाइम पे कुछ चल रहा था, आपसी उन लोगों का विवाद चल रहा था, जो कुकी और मैतेई के बीच में जो चल रहा था, तो हम लोग काफी डरे भी हुए थे कि, और उस टाइम पे काफी ज्यादा था वो चीजें भी हो रही थी, और हम लोग काफी, और जिस रूट में वो जो केस हुआ था लड़की का, उसी रूट से हम लोग गए भी। अब हम लोग और डरे हुए थे, तो वो जो 5-6 किलोमीटर का वो जो एरिया था ना, उस एरिया में हम लोगों ने BSF की एक ट्रक आ रही थी, ट्रक ले ली। उन्होंने खुद सजेस्ट किया कि बेटा आप लोग साइकिलिंग करके मत जाओ। तो मैंने बोला कि जान है तो जहान है, जिंदगी रहेगी दोबारा घूमेंगे। तो हमने वो कर लिया। फिर 4-5 दिन तक पूरा मणिपुर एक्सप्लोर किए। वहाँ के लोगों ने, कुछ साइकिलिस्ट लोगों ने और कुछ रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट लोगों ने भी हमें सपोर्ट की काफ़ी। फिर जब 4 दिन रुकने के बाद जब 5वें दिन चलने का प्लान था कि हाँ कल सुबह में हम लोग निकलेंगे, रात में ही फायरिंग चालू हो गया पूरे इम्फाल के चारों कोनों पे। अब ये ऑप्शन हुआ कि अब साइकिलिंग तो करके जा नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर तो कहानी ख़त्म ही है। हमने अर्जेंटली फ्लाइट ले लिया। वहाँ के जो साइकिलिस्ट हैं उन्होंने हम लोग के लिए सपोर्ट किया। फिर अर्जेंटली हम लोगों ने फ्लाइट ले लिए। कहाँ के लिए? आइजोल के लिए, क्योंकि अदरवाइज और कोई ऑप्शंस नहीं है। तो उससे अच्छा है कि भैया निकल लो, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग आ जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने आइजोल गए। आइजोल पूरा हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लोर किया। ILP भी लगता है,
तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में हाँ, आपके मणिपुर, इनर लाइन नागालैंड, परमिट एक होता है। तो वो चीज़ का IELTS Okay. लगेगा। तो हमें ना आइडियल वाला याद ही ये था कि लगता है, तो एक्चुअली हम लोग मतलब रोड से गए थे, तो उतना ये पहले था कि हम लोग रजिस्टर करा लेते थे, आइडियल वाला पता नहीं था। जैसे एयरपोर्ट से उतरे वो सामने मुझसे मांग लिया IELTS पे आपका कहा। अब हमारी तो हालत खराब, मैंने कहा कि सॉरी सर यहाँ पे ऐसे तो मतलब वो हो गया, तो हमें मतलब मजबूरन में emergency मानना हमें, पड़ा। हाँ, तो उन्होंने बोला फिर तो आपको 700 रुपये भरना पड़ेगा। वैसे 100 रुपये में हो जाता है, 700 रुपये में ऐसे। तो अब हमारी यही प्रॉब्लम थी, धीरे हम लोगों ने भरा पैसा दोनों का। फिर इसके बाद भाई वो जो खड़ी चढ़ाई थी ना आइजल का, मैं सोचती थी भाई वो किस कोने में अच्छा, आप जाके कभी खड़ा हो। पहाड़ों में गए होंगे ना, तो आप देखे होंगे कि पहाड़ है, एकदम ऊंचे पहाड़ पे 2-4 लोग को घर दिख रहा होगा। हाँ, दिखता है। हम लोग कभी कभी यही सोचते हैं कि भाई साहब आप वहाँ पे बसे कैसे, तो सही उनका बात ना तो वहाँ पे आप ऐसे डेली की रूटीन को खड़ा था। सरवाइव कैसे बिल्कुल करते बिल्कुल, हो? आपको उसको सामान लाना है, बहुत सारी चीज़ें होती डेफिनेटली है, स्कूल जाना है बच्चों आपको को। मसाला, साल्ट चाहिए, शुगर सारा चाहिए, सामान साबुन, एनी जो भी डेली रूटीन की सब्जी सामान चाहिए आपको। आप डेली अप डाउन करोगे, मतलब वो बहुत डिफिकल्टी लगता है। तो वो चीज़ हमने देखा कि एकदम हाई एल्टीट्यूड पे ऊंचाई था, वहाँ पे पूरी सिटी बसी हुई थी। हम जाके लोगों से बातें की कि भाई साहब आप उनको यहीं पे हिंदी क्यों बस इंग्लिश गए? नहीं आती थी। ओके, उधर भी वो ये इशू था। बिहार के लोग, क्योंकि जितने भी बिहार के लोग हैं ना वो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा है, क्योंकि ओके, बिहार में वहाँ पे अपना बिजनेस का या फिर रोजगार ऐसा के कुछ लिए। है नहीं, तो लोग नॉर्थ ईस्ट में ही कर वहाँ रहे जाके हैं। कर तो रहे वो जो बिहारी से तो पता चल जा रहा था, लेकिन जो वहाँ का जो लैंग्वेज था मिजो था, जो कि वो लोग एक तो चाइनीज वाला भाषा वो लोग वही समझ पा रहे थे। ऐसा लगा सच में हम चाइना में आ गए हैं, अच्छा। ये लग रहा था। वहाँ पे मतलब जैसे हम नागालैंड में पहुंचे थे, तो जैसे मेढक हो गया 500 रुपये किलो मेढक। हाँ, 800 मतलब वहाँ रुपये पे का ना, ऐसे अच्छा, खीरा वाला अच्छा खा रहे हैं एक्चुअली उस चीज़ को। मेढक को 500 रुपए के 3 मेढक मिलता था। हाँ, ऐसा हमने था। बोला भाई साहब ये क्या खाना हुआ? हमारी तरफ बरसात में वही मेढक टर टर करते हाँ। रहते हैं, और हम लोग भाव भी नहीं देते हैं उन सबको। इधर उतना महंगा मिल रहा है। तो तो ये खाने के लिए ले लेना। हाँ, तो ये चीज मैंने बोला भाई ये तो अच्छा बिजनेस है, अपने यहाँ से मेढक उठाओ, इधर साइकिल से आ जाओ। मतलब हाँ, ऐसा वैसे ही मजाक में हाँ, चल रहा मजाक है। में चल रहा है। कीड़ा जो होता है, जो बरसाती कीड़ा जो वो हाँ, 800 येलो रुपये, कलर 1000 का रुपये किलो छोटे होता छोटा, था। हाँ। 800 रुपए केजी कीड़ा। मैंने बोला कीड़े की वैल्यू इतनी है, इंसान से ज्यादा कीमती तो वही हो गए हैं। वहाँ पे एक कुत्ता मार्केट है, वहाँ हम जा नहीं पाए। मैंने क्या कुछ था वीडियोस कि- फोटोज देखे, बहुत ज्यादा गंदे लगता है देख के। वो Actually हम लोग ना dog बोरिंग में बंद lovers कर हैं। देते हैं। एग्जैक्टली, मुझे मैं लवर्स तो नहीं कहूंगा पूरी तरह से, थोड़ा हम रनर्स हैं तो बहुत प्रॉब्लम भी आती है कई बार उनकी ऐसे। बट मेरा मतलब है कि हाँ, किसी को जान से, मैं वेजिटेरियन हूँ और किसी भी जानवर को मारना मैं किसी भी एंगल से सही नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल तो वो पता है बिल्कुल। प्रॉपर यहाँ तक बोरियां बंद कर सकते हैं, देते हैं डॉग्स को, वो मार्केट में से ही पड़ो बेचारे, उसके बाद परचेस कर ले आते हैं। बहुत गंदा एक्चुअली वो। वहाँ था बहुत। मेरा घूमने पहले मैंने ये जब बोला ना कि वहाँ पे डॉग मार्केट है, और मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे ना डॉग से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, मेरे घर में खुद है। तो मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी। मैंने अपने घर में फ़ोन करके बोला एंड्रू को संभाल के रखना। ये मेरे दिमाग में आ गया। मैंने वो चीज़ देखी, और फिर उसके बाद ना हम वहाँ गए मेघालय में हम डाउकी गए थे। काफ़ी फेमस है क्रिस्टल वाला जो रिवर है, आपको पता है, जो सी से एक्चुअली वो मौसम के हिसाब से होता है। जैसे अगर सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो आपको क्लीन दिखेगा, और अगर आप वही जून जुलाई में जाओगे, हाँ, तो वो वहाँ पे भी बरसात सेम में जाओ, होता है ना, बरसात तो में नहीं सारे दिखेगा। पानी वहाँ पे भी सेम कंडीशन था। वहाँ पे भी लोग बिल्ली डॉग्स वगैरह ही। गाय ये सब खाते वो हैं। सब। तो हम लोगों का ये था कि बस जितना पॉसिबिलिटी है उतना एक्सप्लोर करो, फिर यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि मेघालय में हम खाना लोग पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो वहाँ का। हम लोग मैं तो एक 2 दिन दिन थे, भूखी रह दोनों गई दिन थी। मैगी खा के थे। एक दिन तो पूरा दिन कुछ खा नहीं पाए क्योंकि नॉनवेज हर तो जगह। बिस्किट्स ऐसा कुछ try नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो बिस्किट से कितना ही आप पेट हाँ, भर सकते हैं। obviously, एक पूरा तो कोलकाता निकाल की सकते थी, वेस्ट बंगाल की थी, एक जो वेस्ट वहाँ बंगाल पे की थी, एक, तो उनके दीदी घर पे थी। हम लोगों ने मैगी उनका पैर खाया। टूटा था, तो फिर मैंने वहाँ पे मैगी बनाई और मैंने खा लिया। मैगी इतना था खा कि हो। पेट भर लिया। जैसे आप लोग पूरा कंट्री ऑलमोस्ट विजिट कर चुके हो, तो जब आप किसी घर पे जाते हो तो क्या वो खाना के लिए पे करते हो आप, या वो आपको खुशी से नहीं, खिलाते हैं? नहीं, वो लोग अपने खुशी से एज अ हाँ, गेस्ट के तौर पे खुद स्वागत करते हैं। खुद पूछते हैं तुम नॉन यही तो हमारे देश की खास ये बात तो है। बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। ये बहुत बड़ा, मैं कहूँगा हम ब्लेस्ड हैं इस चीज़ से कि हम हाँ, कंट्री बिल्कुल, में विजिट definitely। कर रहे हैं और हमें खाना लोग सर्व कर रहे हैं। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव वाली बात है, हाँ, वो देश मिलती में है। हमारे कहा गया है कि अतिथि देवो भव। तो- ये भी नहीं कहा है, कुछ तो हाँ, सोच कुछ के तो reason है जिन्होंने actually। लिखा होगा, कोई तो रीजन होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि मेरे माइंड में ही चल रहा था, अब स्टोरी सुना रहे थे बार बार कि अब आप यहाँ विजिट करते थे, यहाँ जाते थे। मैंने कहा क्या उनको आप पे करते थे? तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं, है। नहीं। रहने को भी जगह देते थे सब लोग। हाँ, रहने हाँ, को भी बिल्कुल। क्या बात है, क्या इवन हमारा मस्त। होली भी वहीं पे हाँ, हुआ था। क्या बात है, क्या
कहते हैं कि होली सेलिब्रेट आसाम में हम भी लोगों ने हमारे डिब्रूगढ़ में किया। इवन वो लोग भले ही अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते क्या हैं। बात है, क्या तो बात हमें ये चीज़ कभी डर नहीं लगा इधर मणिपुर साइड कहीं पर कि कहीं मैंने सुना है वहाँ इंसानों को भी खा जाते हैं लोग हाँ, नहीं, मतलब ऐसा बहुत लोगों चीज़ ने बट बहुत चीज़ें भड़काया। तो मेरा ये कहना होता है लोगों से भी, मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी, जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो या किसी भी राज्य में जा रहे हो, उससे पहले आप जानकारी ले लो कि वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ क्या करते हैं लोग, किस तरह से रहते हैं। आप जो होता है ना कि आप यहाँ पे जो वर्ड बोल रहे हैं वहाँ वो वर्ड को क्या बोला जा सकता Obviously, है, हाँ। तो उस चीज़ का पूरा हाँ, ध्यान रखो। इन लेकिन सब ऐसा का भी में बहुत अंतर कोई आपके पड़ता साथ है। बुरा नहीं कर सकता। मैंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में साइकिलिंग की, मैं बिल्कुल सेफ थी, मैंने कोई गाड़ी बैकअप नहीं लिया था, सिर्फ मैं और प्रदीप थे। 2 ही लोग। 5:30 बजे से 6 बजे तक राइड हम क्लोज कर देते थे, पर इतने अच्छे लोग थे, हमें कहीं भी कोई भी बुरा इंसान नहीं मिला। तो हमारे ये कि हम अच्छे रहेंगे ना तो सामने वाला अच्छा रहेगा। हम कहते हैं सामने वाला अगर आपको कुछ बोल रहा है 2 शब्द से हट जाओ, मत बोलो, नहीं, सही बात तो है, सही मामला बात है। शांत रहेगा। बिल्कुल सही पर बात है। एक्सप्लोर Alright, जरूर आप करो। दूसरे स्टेट में हो तो आपको वैसे भी शांति बिल्कुल रहना भी। चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और रही डर की बात, तो मतलब डर क्या ही देखना, मतलब जो अब इस रास्ते पे निकल ही चुके हाँ, हैं, सही बात है, तो अब अगर सपोज दैट कि कुछ होने वाला भी है तो हम क्या कर सकते सही हैं? बात है, सही वो तो बात है। कुछ कभी भी कहीं भी नहीं, हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे माइंड में, निगेटिव चीज कभी था ही नहीं। हमेशा पॉजिटिव लेके चलें। जो लोग भी आए अच्छे से स्वागत किए हमने, अच्छे से उनका वो चीज़ किया, फिर अच्छे से हम लोगों की ये जर्नी कंप्लीट हुई। और इससे पहले हमारी जो खुद की हमारी जो जर्नी थी, जब मैंने अपना पूरे इंडिया कर रहा था, तो मेरा जब मैं पूरा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब कंप्लीट करके जब मैं कश्मीर की तरफ बढ़ा, वहाँ पे मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ ना, साइकिलिंग करता हूँ ना, तो मेरे साइकिल पे हमारे देश का तिरंगा होता है। क्या बात है, मैं बोलता हूँ चाहे जहाँ भी रहूँगा ये मेरे साथ तिरंगा बिल्कुल, रहेगा। बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने ना मिल अपोज के किया? हाँ, लोगों ने वो तिरंगा निकलवाने की कोशिश की। Okay. हमारे यंग एज के लोग थे। मैं सबको जज नहीं करता हूँ। हाँ, वो कुछ लड़कों, आजकल के लड़कों के तो आप समझ हाँ, ही सकते हैं बिल्कुल, कि वो जो तो इस सोशल एज के मीडिया से होते हैं। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो। तो वो लोग ने हमारा झंडा निकलवाने की कोशिश किया, बट वहाँ पे आप ना, दोनों लोग थे? नहीं, अच्छा, अकेले मैं थे। अकेला था। वो अनंतनाग करके जगह है, Okay. और वहाँ उस जगह को ना मिनी इस्लामाबाद बोला जाता है। ये मेरी शब्द नहीं है, वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं। वहाँ के लोग का शब्द है। Okay. मिनी इस्लामाबाद बोला जाता है, और वहाँ के लोग, मैंने खुली आंखों से देखा पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे। ओके, और वहीं पे मेरा अपने देश का झंडा लोग अच्छे से नहीं जाने दे रहे थे। मेरा झंडा निकलवाने की कोशिश किया। मैंने कुछ सोल्जर से बात किया कि सर ऐसा ऐसा कंडीशन है, 3 लोग बाइक पे मिले थे और ऐसे ऐसे कर रहे थे। वो बोलेंगे बेटा समझदारी की यही बात है, आप यहाँ पे निकाल दो, आगे जाके लगा लो। ओके, मैंने बोला सही बात है, क्योंकि हर जगह अपना एग्रेशन दिखाना सही नहीं होता है। हाँ। कहीं कहीं समझदारी भी दिखाना सही नहीं, होता है। बिल्कुल मैंने सही वो बात है। चीज़ें निकाला और आगे बढ़ गया। इसी तरह पूरा मैंने कश्मीर भी एक्सप्लोर किया। मैंने पूरा श्रीनगर के आसपास का डीप माउंटेन्स वाला भी एरिया एक्सप्लोर किया। उधर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं सबको नहीं बोलता हूँ कि सब लोगों में बहुत अच्छे लोग हाँ, भी मिले बिल्कुल, जो सपोर्ट किए। हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद मैं लद्दाख पहुँचा। लद्दाख में मैं दुनिया के जो सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है उमलिंगला, वहाँ पे साइकिल के साथ गया। जो सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है खारदुंगला, वहाँ पे भी साइकिल के साथ गया। तो ये सारे एरिया मैंने साइकिल पे कवर किया। फिर उसके बाद मैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पूरा कंप्लीट किया। 880 दिन में 50,000 किलोमीटर की साइकिलिंग कंप्लीट बहुत किया। बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। सच में बहुत लंबा डिस्टेंस है और इतने दिनों तक घर से बाहर रहना, हाँ, ये 3 बहुत साल बड़ा में चैलेंज है। लेकिन इतना कुछ आपने सीखा हुआ ना, वो definitely। आप ही समझ सकते हो, कोई और नहीं नहीं समझ पाएगा। और ये शायद इस पॉडकास्ट में हम एक्सप्लेन भी ना कर पाए पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ जर्नी रही होगी। आप लोग साथ में क्लाइंबिंग की है कोई? हाँ, साथ में हम लोगों ने कुछ क्लाइंबिंग किया। और अभी उसके बाद रिसेंटली साइकिलिंग के बाद मैंने बड़ा थिगरी ग्लेशियर किया, जो हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इनका छोटा बड़ा ग्लेशियर होता है, जो कि हिमाचल का सबसे पहला ग्लेशियर है और हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा है। तो वहाँ पे मैंने 2 अनक्लाइंबिंग जो अननेम पीक होते हैं उस पर मैंने क्लाइंब किया और बहुत ही मजा आया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब रॉक एरिया तो इतना ज़्यादा था। पर एक चीज़ और मैंने वहाँ पे जो नोटिस किया, जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर ना हर सेकंड पे इतना बड़ा बड़ा टूट रहा था। ओके, तो वो पिघल रहा था। वो मतलब डेली वो इस चीज में देख रही क्या थी। हम वैसे मंथ में थे? आप किसी समर में थे? अगस्त में। अगस्त में। हाँ, ओके, अगस्त की बात है। और मतलब वहाँ पे ना मतलब धीरे, और ये जो सामने वाला माउंटेन था उस पे पहले क्लाइंब होता था, आज उस माउंटेन को कोई पूछ नहीं रहा है।
तो इसका रीजन भी यही था कि मैंने देखा, मैंने कहा कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन भी है, बहुत सारी ग्लोबल इन्वायरमेंट पे काफ़ी इफेक्ट आ रहा है। जो हम हाँ कह रहे हैं सारा। बिल्कुल। तो वो चीज़ें मैंने वो चीज़ नोटिस की, पर सच में बहुत ही मज़ा आया। और जब उस पर कोई क्लाइम ना किया हो, जब हम जाते हैं तो वो अलग ही मज़ा आता और दूसरा चीज़ ये रहा कि तो आप दोनों अकेले थे या कोई और भी टीम? नहीं, अरे इनका ना 22 girls थी। Okay, 22 इंडियन ऑल ओवर माउंटेन इंडिया से फाउंडेशन इनका की तरफ से सिलेक्शन हुआ था। जो Okay. हमारे माउंटेन का होता है, जो भी माउंटेन में आप जिस भी माउंटेन पे जाते हो आपको परमिट लेना पड़ता है, या फिर बाहर से फॉरेनर आते हैं उनको परमिट लेना पड़ता है। तो वो इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के तरफ से ही होता है। तो ये हमारा दिल्ली में ही है। तो उनसे हम परमिशन, उन्होंने हमारा सिलेक्शन लिया था, और उसके बाद हम यहाँ से क्लाइम के लिए गए थे। तो जैसे कि क्या होता है ना कि ये मतलब जैसे कुछ अलग माउंटेन पे अगर क्लाइम करते हैं और आप अगर रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो आपको क्या होता है कि तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मिलता है, जो अर्जुन अवार्ड के अंदर में आता है। हाँ। अभी तक कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं आप लोगों को? हमें जो मिला है, हमें उत्तर प्रदेश से रानी लक्ष्मीबाई को अवार्ड मिला है, और जो माउंटेन के लिए ही हमें मिला था, क्योंकि मैंने अपने राज्य से मतलब थोड़ा हट के काम किया था। उसके बाद मैंने कई सारे ऐसे मतलब और भी एनजीओ से अवार्ड मिलेंगे। हाँ, इस तरह से मिले। आपको प्रदीप? मेरे को एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से मिला है। एक्चुअली मैं स्कूल कॉलेज में एजुकेशन और लोगों को अवेयरनेस के तौर पे मैंने बहुत सारे एक्टिविटी किए हैं स्कूल कॉलेज में, और आज भी करता हूँ। तो उनकी तरफ से हमें अवार्ड मिला। तो एक ही आगे आपके क्या प्लान्स हैं? आगे हमारा प्लान से ये है कि हम अभी प्लान्स बना रहे हैं इंडिया गेट टू गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली टू मुंबई 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं 8 मार्च तक। 67 डेज़ का ये हमारा एक्सपेडिशन है, जिसमें हम 50+ डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहे हैं। 3000 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है हमारा। पूरा गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहे हैं, और राजस्थान है और महाराष्ट्र हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हम 100+ इवेंट्स कर रहे हैं स्कूल कॉलेज और ग्रामीण क्षेत्रों में। प्लान में निकलते हो ना, किस स्कूल में स्टे करना है? हाँ, पूरा आइटिनरी हमारा डे वाइज के हिसाब से बना हुआ है। और इसमें हमारा मिशन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ और प्लास्टिक फ्री माउंटेन पे हम एक अवेयरनेस क्रिएट करने का एक प्रोग्राम चला रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने इस एक्सपीडिशन को स्टार्ट करने के लिए 6 महीने से स्ट्रगल कर रहे थे स्पॉन्सरशिप के लिए, और आज भी वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई। हालांकि सपोर्ट मिला है हमें, अभी SBI सपोर्ट कर रही है। किस लेवल तक आपने अचीव कर लिया स्पॉन्सरशिप या मैं सपोर्ट? हमारा लगभग मान के चलिए कि 70% हो गया, 30% अभी हम देख रहे हैं। कितना आपने एक्सपेंस निकाला है? कितना एक्सपेंस आएगा? आप डिस्क्लोज कर सकते हो? तो हाँ, अदरवाइज की बात नहीं है। हाँ, नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा 12 लाख का बजट है, 12 लाख का, जिसमें से 70% का हमारा हो चुका है। अभी हम 30% हो। एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसमें ना हम लोग पूरा मीडिया कवरेज भी लेकर चल रहे हैं, ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि ऑफलाइन तो हम लोगों को अवेयरनेस दे ही रहे हैं, लेकिन मीडिया के थ्रू सारा अवेयरनेस। सपोज दैट कि मैं पूरे नोएडा में जाके अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नोएडा के सभी मीडिया कवरेज को अगर मैं एक जगह इकट्ठा करके अगर मीडिया के थ्रू करूँ तो वो सभी लोगों तक पहुँचेगा। तो ये चीज़ें पूरा हम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और स्कूल कॉलेज में जाके ये पूरी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें हम ये पूरा इवेंट्स कर रहे हैं अपने मिशन के तरफ से। और फिर उसके बाद हमारा इंटरनेशनल कुछ माउंटेन क्लाइम्स हैं, जो कि अभी तक इंडिया से किसी ने क्लाइम में किसी लड़की ने क्लाइम नहीं किया है। तो हम दोनों लोग अभी उसके लिए भी फंड्स के लिए देख रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस, आपने ये प्लान किया, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली इंडिया पे अब फर्स्ट बनोगे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। वो हम फिर इस एक्सपेडिशन के बाद वो हम क्लाइम करने के लिए, इंटरनेशनल क्लाइम करने के लिए जाएंगे, और वो हम सक्सेसफुली क्लाइम करते हैं तो हम इंडिया के फर्स्ट माउंटेनियर होंगे। थैंक यू सो मच। और फिर उसके बाद हमारा माउंट एवरेस्ट क्लाइम का टारगेट है। हम लोग एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट, माउंट लोत्से और माउंट मकालू क्लाइम करेंगे, जो कि अभी तक इंडिया से किसी ने एक सीजन में क्लाइम नहीं किया है। तो वो हम क्लाइम करेंगे, वो ये भी रिकॉर्ड में आएगा, और ये दोनों रिकॉर्ड हम करते हैं तो आई थिंक हम शायद तेंजिंग नोर्गे अवार्ड के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी दोनों की एज क्या है आप लोगों की? ज़्यादा एज नहीं है। नहीं, वही मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली। क्या एज आप लोगों की? हमारा एज 26-7 के आसपास का ही है। ओके, क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली आप जिस एज में आपने स्टार्ट किया, एज ही बहुत अच्छी है। आप आराम से, आपके बहुत टाइम है चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं चाहता हूँ आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं कुछ बहुत अच्छे। और मैं कहता हूँ सिर्फ इंडिया वाले नहीं, आप वर्ल्ड में सबसे अच्छा करें। अभी आपसे इंडिया से कॉम्पिटिशन है आगे, आप अभी हमारे पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड से अभी तक किसी ने क्लाइम नहीं किया है। यदि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, तो हम वो क्लाइम करेंगे तो हम वर्ल्ड के फर्स्ट माउंटेनियर होंगे। क्या बात है गाइस, जो भी लोग हैं जो इस सक्षम है ये करने में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि इन दोनों लोगों की स्टोरी को अच्छे से सुने और समझें। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं और ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप लोगों का छोटा सपोर्ट भी है जो इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं जो भी पॉसिबल वेज हैं, आप चाहो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या इनके कॉन्टैक्ट्स, इनके सोशल मीडिया हैंडल जो भी होंगे मैं मेंशन करूँगा। तो जो भी आप डोनेट करना चाहते हो, आप इजीली इनको डोनेट कर सकते हो, इनके लिए बहुत हेल्प करेगा। और दोनों ही लोग एक तरह से अपनी लाइफ को दांव पर लगा कर चल रहे हैं। डेफिनेटली आज के यंग जनरेशन मेरा यही कहना होता है कि हर एक महिला को मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी, यूथ को मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक बार वो अपने इंडिया को ज़रूर घूमे, अपने भारत को देखिए, वो बहुत ही सुंदर है। तो मैं कहती हूँ कि हर कोई कहता है कि मुझे इंडिया के बाहर जाना है, मैं कहती हूँ एक बार आप इंडिया तो घूमिए, सच में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत है आपका वहाँ का रहन सहन। आपको ना एक जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है ना, जो कि घूम के वो कर सकता है, तो वो चीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा और लाइफ में एक बार ट्रैवल ज़रूर करिएगा। और क्या है ना कि घूमने से ना नए नए आइडिया मिलते हैं कि एक्चुअल में मैं ज़रूरी नहीं कि मैं पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता हूँ। मैं पढ़ाई करके कुछ एक नया स्टार्टअप कर सकता हूँ, फाउंडर बन सकता हूँ, कोई चीज़ एक अपने देश के लिए एक नया चीज़ ला सकता हूँ जो अपने यूथ के लिए हो। या ज़रूरी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब भी करके मैं अपना फ्यूचर देख सकता हूँ। आज के डेट में हर एक फील्ड में स्कोप है, आप देख सकते हैं। नहीं तो भाला फेंकने वाला नीरज चोपड़ा आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बहुत रेस्पेक्ट है हमारे अंदर उनके प्रति कि उन्होंने एक साबित किया है कि हर एक फील्ड में स्कोप है। हाँ बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि आप जो भी आपका पैशन है उसे फॉलो करें डेडिकेशन के साथ, अच्छे से और अच्छी इंटेंशन के साथ फॉलो करें। डेफिनेटली आज नहीं तो वो कल मिल ही जाएगा, क्योंकि मेहनत कभी जायज़ नहीं जाती। और हम लोग का लास्ट थिंग ये है कि हम लोग ये सारा चीज क्लाइम करने के बाद हम लोग एडवेंचर वॉल क्लाइंबिंग सेंटर ओपन करेंगे, जो कि ओलंपिक में आ चुका है। एक्चुअली दोनों लोग का सपना था एक बार ओलंपिक में जाने का। मेरा साइकिलिंग में मैं साइकिलिंग करना चाहता था ओलंपिक में, बट फाइनेंशियली इशू की वजह से मैं नहीं कर पाया, और इनका भी ओलंपिक में था। तो हम लोग चाहते हैं जो सपना हम नहीं पूरा कर पाए वो हम अपनी यूथ को कर सकें, बच्चों के लिए हम कर सके जो आर्थिक रूप से मतलब। तो हम वो वॉल क्लाइंबिंग ओपन कर रहे हैं, और हम जो गांव के बच्चे हैं उनको हम बाहर लाएंगे और सिखाएंगे और उनको हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये हमारा सपना है। ये आपकी जो सोच है ये सच में बहुत पॉजिटिव है। मैं इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि आपका जो मन करता है वो जरूर करो। आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे जो उन्होंने किए भी हैं, पर इन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है। और आज काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो डिस्कशन करके, जो भी सारी बातें मुझे इनके बारे में पता चली हैं। बाकी और कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हो आजकल के जो युवा हैं उनको? आजकल के यूथ को मेरा एक ही मैसेज है कि आप बहुत सारे डिप्रेशंस में जाते हो छोटी छोटी चीज़ों को लेके। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो प्रेजेंट में करो, ना कि फ्यूचर में, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग फ्यूचर के डीप में तो जाके डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बट वो आज प्रेजेंट में क्या करें उनको खुद नहीं पता है। उनको ये है कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन आप आज के डेट में कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कितना है, उसके लिए आपका एफर्ट कितना है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप आज को बेटर करोगे ना, आपका टुमारो ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगा, क्योंकि कल आज के ऊपर ही निर्भर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी करो शिद्दत के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ, और आसपास की चीज़ों को छोड़ो और आज में लग जाओ। पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ करो। ये मत देखो कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं। और आप लोगों यार, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और भी अगर कुछ रह गया होगा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइज काफ़ी अच्छा लगा मिलकर आप लोगों से। थैंक यू प्रिया, थैंक यू प्रदीप, आप लोग आए। और ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू।